बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स एंड एस्पिरेंट्स ऑफ पीपीएससी लेक्चर जॉब्स, आज हम बात करेंगे थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा के हवाले से। आपको पता है कि theiteducation.com के प्लेटफॉर्म से हम आपके साथ सिलेबस भी शेयर कर रहे हैं। इसी तरह हमने आपके साथ जो है वो क्विजेस भी शेयर किए हैं, ऑनलाइन लेक्चर आपके लिए रिकॉर्ड कर रहे हैं और बहुत जल्द हम आपको जो है ना वो नोट्स और हैंडआउट्स भी जो है ना वो प्रोवाइड करना शुरू कर देंगे। जहाँ तक बात है सिलेबस की, तो आपको याद होगा कि मैंने जो सिलेबस के हवाले से आपको वीडियो बनाकर दी थी, या जिस वीडियो में मैंने जिक्र किया था, तो मैंने आपको बताया था कि ऑफिशियली तो पीपीएससी का कोई लिस्टेड सिलेबस नहीं है, लेकिन मैंने ये बताया था आपको कि किसी भी सब्जेक्ट की जो कॉम्पिटेंसी होती है ना, उसको चेक करने के दो ही तरीके होते हैं। गैट सब्जेक्ट होता है और दूसरा जो है वो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने अपने पीएमएस के लिए जो सिलेबस दिया हुआ है उसको, और जब गैट के सब्जेक्ट के सिलेबस को मैंने कंपेयर किया था तो ये सिलेबस जो है वो 90% सेम था, यानी सेम सिलेबस था। वो जो सिलेबस वहाँ पे है और वही सिलेबस जो है वो गैट सब्जेक्ट का है। इसलिए मैंने आपसे ये कहा था कि मेरे ख्याल के मुताबिक तो डेफिनेटली यही सिलेबस जो है ना वो लागू होगा। और इसके मुताबिक हमने ऑपरेटिंग सिस्टम को पढ़ लिया है, लेक्चर वीडियोस आपके सामने हैं, क्विजेज आपने अटेम्प्ट कर लिए हैं, डाटाबेस को भी हमने पढ़ लिया है, ठीक है। और आज जिस टॉपिक को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, ये जो लेक्चर्स हैं वो है थ्योरी ऑफ ऑटोमेट एंड फॉर्मल लैंग्वेजेस के हवाले से। कुछ लोगों ने ये सब्जेक्ट पढ़ा होगा अपनी ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन में, लेकिन कुछ ने ये सब्जेक्ट जो है वो हो सकता है ना पढ़ा हो, ठीक है। इसमें हम बात करते हैं रेगुलर एक्सप्रेशंस की। बेसिकली ये कंपाइलर कंस्ट्रक्शन और कंपाइलर थ्योरी का सब्जेक्ट है, अप्लाइड मैथमेटिक्स है। कंप्यूटर के साथ इसका कोई इतना ज़्यादा आपको लिंक नज़र नहीं आता, बोरिंग टाइप का ये सब्जेक्ट है। ये बेसिकली उन इंजीनियर्स के लिए है जो लैंग्वेजेस को डिफाइन करते हैं, यानी लैंग्वेजेस को बनाने के लिए जो है ना ये सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है कि किस तरह आप इस काबिल हो जाएं कि आप अपनी लैंग्वेजेस डिफाइन कर सकें या कंपाइलर्स को कंस्ट्रक्ट जो है वो कर सकें। उस हवाले से थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा और फॉर्मल लैंग्वेजेस का जो सब्जेक्ट है ये बीएस कंप्यूटर साइंसेस में भी होता है, बीएस आईटी में भी होता है, और कुछ यूनिवर्सिटीज़ में ये है, कुछ में नहीं है, लेकिन बहरहाल है या नहीं है, हमारे गैट सब्जेक्ट में ये है। इसके लिए जो हम हैंडआउट्स यूज़ करेंगे वर्चुअल यूनिवर्सिटी के ही CS 402 के हैंडआउट्स हैं जो बड़ी आसानी से आपको डाउनलोड हो जाएंगे। ये देखें जी, ये हमारे सारे सिलेबस को कवर करते हैं। असल में मसला पता क्या है, मैं क्यों वीयू के हैंडआउट्स यूज करता हूँ भाई, हमें बुक ही नहीं मिलती ना, हमें बुक डाउनलोड कर, जो बुक है ना वो चैप्टर वाइज है, टॉपिक वाइज नहीं है। इसमें से मैं वही टॉपिक आपको पढ़ाता हूँ ना जो हमारे लिस्टेड सिलेबस में या गैट में है। डाटाबेस के हवाले से आप देखें 326 नंबर के थे, क्विजेज आपके हो रहे हैं, हैंडआउट्स आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। आज देखें 5वां क्विज जो है ना वो आपका हो गया है, 4 लेक्चर्स हो गए हैं, 5वां लेक्चर ये मैं रिकॉर्ड करने आपके सामने जा रहा हूँ, ठीक है। ये वो आउटलाइन है इसकी जिसके अंदर जिसको हम रीड आउट करेंगे, ठीक है ना। ये हैंडआउट्स मैंने आपको बताया वर्चुअल यूनिवर्सिटी के थोड़े से पेजेस हैं, 150-200 पेज है, और इसमें से भी हमने शॉर्ट चीज़ें करनी है, तो ये हमारे लिए आसानी लिखी लिखाई चीज़ें। ये एक बहुत शानदार बुक है माइकल सिस्पर की, जिसमें से ये हैंडआउट्स बने हुए हैं। दुनिया में एक ही बुक पढ़ाई जाती है। आज हम इसके पहले 5 लेक्चर पढ़ लेंगे जिसके अंदर लैंग्वेजेस का तारुफ भी हो जाएगा, लैंग्वेजेस को रिप्रेजेंट करने के जो तरीके हैं, रेगुलर एक्सप्रेशन है या रेगुलर, ये सारी बातें ना आज हम इसके लिए के अंदर जो है ना वो डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो उसके बाद ये, अच्छा एक बात मैं आपको बता दूं, ये लेक्चर मैंने पहले से रिकॉर्ड किए हुए हैं, ठीक है। इनको सिर्फ मैं तरतीब दे रहा हूँ पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के एतबार से कि आप इसको देख लें। जो मेरे 3-4 लेक्चर मेरे पहले थे, उन लेक्चर्स को मैं कंबाइन करके ये वीडियो बना रहा हूँ, और उसके बाद फाइनाइट ऑटोमेटा के ऊपर 5 से 6 छोटी छोटी वीडियोस जो हैं वो बनाई हुई हैं अलग-अलग टॉपिक करके। ये देख रहे हैं ना आप, यहाँ तक हम पढ़ लेंगे रेगुलर एक्सप्रेशन तक, ठीक है। तो फाइनाइट ऑटोमेटा की वीडियोस भी कल आपके साथ जो है ना वो शेयर कर दी जाएंगी, और इसी के साथ साथ मैं इंशाल्लाह ऑपरेटिंग सिस्टम का लेक्चर जो है वो कल रिकॉर्ड करूंगा, और उसको हम जो है ना वो स्टार्ट करेंगे पैरेलल। ये हमारे पास ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, ये भी आपको भेजते रहेंगे, आप इनको भी सुने, इनको भी चलाएं, और बाकी जो टॉपिक्स हैं इसके, जैसे ये मशीनें हैं, इन तमाम मशीनों को जो है ना वो हम डिस्कस करेंगे थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा। लेकिन आज का लेक्चर बहुत अहम है, इतना अहम है कि अगर आप थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा को समझना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ये लेक्चर
बड़ी तसल्ली से आपको ये देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तभी आप जो है ना वो दूसरे लेक्चर देख सकते हैं। ठीक है जी, तो इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं जी लेक्चर नंबर 1 से CS402 के हैंडआउट्स की मदद से जी। तो थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा के कोर्स के बारे में अगर हम बात करें तो ये कोर्स जो है वो थोड़ा सा ट्रिकी कोर्स है। इसमें मैथमेटिकल स्किल्स की हमें ज़रूरत होती है, कॉन्सेप्ट्स की ज़रूरत है, डिस्क्रीट मैथ भी यूज़ होगी, मॉडलिंग, मशीन और स्टेट डायग्राम, काफ़ी सारी डायग्राम्स होंगी जिनके ऊपर हम काम करेंगे जी। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है आज का, मैं लेक्चर जो है वो सिर्फ इंट्रोडक्शन है ताकि कॉन्सेप्ट बन जाए, उसके बाद इंशाल्लाह हम इसको थोड़ा सा स्पीडी भी करेंगे और थोड़ा बेहतर भी करेंगे जी। ठीक है जी, तो बात शुरू करते हैं जी हम कि ऑटोमेटा का मतलब क्या होता है। चूँकि सब्जेक्ट का नाम है थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा, तो ऑटोमेटा जो है बेसिकली ये हमारे पास ऑटोमेटा जो है ये बेसिकली हमारे पास ऑटोमेटन लफ्ज़ से निकला है, जिसका मतलब ये है कि आप कोई चीज़ ऑटोमेटिकली कैसे करते हैं। कुछ रूल्स होते हैं, कुछ रेगुलेशंस होते हैं जिससे कुछ काम जो है वो ऑटोमेटिकली होते रहते हैं। ठीक है, जैसे सेट्स हैं, जब हम सेट बना लेते हैं तो उसके बाद अगर हम सेट के ऊपर कोई रूल डिफाइन कर लेते हैं तो उस सेट में से जो हैं वो हमें जो वैल्यूज़ हैं वो मिलती चली जाती हैं। तो अगर हम बात करें फॉर्मल लैंग्वेजेस की और इनफॉर्मल लैंग्वेजेस की, तो फॉर्मल लैंग्वेज हमारे पास क्या होती है, ये कंप्यूटर साइंस में, मैथ में या किसी भी जगह पे ऐसी लैंग्वेज होती है जिसमें हम कुछ ना कुछ जो हैं वो लेटर डिफाइन कर लेते हैं और उसके बाद उन लेटर्स को मिला के हम एक अल्फ़ाबेट बनाते हैं और साथ ही हम जो है वो कुछ रूल्स फ्रेम कर लेते हैं। उन रूल्स की मदद के साथ उन लेटर्स को जब हम यूज़ करते हैं तो हमारे पास जो है वो लैंग्वेज बन जाती है। और फॉर्मल लैंग्वेजेस में सिंबल्स भी हो सकते हैं, फॉर्मल लैंग्वेजेस के अंदर लेटर्स भी हो सकते हैं और टोकन्स भी हो सकते हैं जिनको हम कॉन्कैटिनेट करेंगे और उनसे हमें जो चीज़ मिलेगी वो स्ट्रिंग्स होगी। यानी अगर हम ये बेसिकली थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा जो है ये कंपाइलर कंस्ट्रक्शंस के लिए, नई लैंग्वेजेस बनाने के लिए ये बहुत ही कोर लेवल का सब्जेक्ट है, यानी जहाँ से इब्तदा होती है। अगर आप सोचते हैं मिसाल के तौर पे, आप सोचते हैं जी मैं कंप्यूटर की एक लैंग्वेज बनाऊँ, तो आप थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा से ही स्टार्ट करेंगे और फिर इसी तरह आप बढ़ते चले जाएंगे आगे। बहरहाल एक फॉर्मल लैंग्वेज जो है वो हमारे पास क्या होती है, फॉर्मल लैंग्वेजेस में कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सारी आती हैं। अगर हम बात करें इनफॉर्मल लैंग्वेज की, तो इनफॉर्मल लैंग्वेज हमारी एक नेचुरल लैंग्वेज होती है जिस जो हम कम्युनिकेट करने के लिए, कन्वर्सेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो आपकी नेचुरल लैंग्वेज है। अगर आप जंगल में हैं तो टार्ज़न वाली लैंग्वेज जो है जिससे वो अपने जानवरों को बुलाता है वो उसकी इनफॉर्मल लैंग्वेजेज़ है। अगर आप पाकिस्तान में हैं तो उर्दू आपकी, पंजाबी है, सिंधी है, ये सारी जो हैं। और अगर आप इंडिया में हैं तो हिंदी, और इसी तरह अगर आप ब्रिटिश में हैं तो इंग्लिश, ये सारी जो हैं ये सारी नेचुरल लैंग्वेजेज़ और इनफॉर्मल लैंग्वेजेस कहलाते हैं, जिसको हम राइटिंग के लिए, फैमिली फ्रेंड्स के साथ कम्युनिकेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो हमारा कॉन्टेक्स्ट और हमारा सब्जेक्ट जो है ये फॉर्मल लैंग्वेज के गिर्द घूमेगा। हम फॉर्मल लैंग्वेजेस की बात करेंगे। तो फॉर्मल लैंग्वेजेस में हमने देखा फॉर्मल लैंग्वेज बनती है किससे, अल्फ़ाबेट से, स्ट्रिंग से। तो हम सीखते हैं कि अल्फ़ाबेट क्या है। अल्फ़ाबेट बिल्कुल सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है जी कि आप एक सेट लें, उस सेट के अंदर आप कोई भी चीज़ लिख दें, मसलन लेटर लिख दें, डिजिट लिख दें, या आप कोई ऑपरेटर लिख दें। और ऐसे ऑपरेटर भी लिखे जा सकते हैं जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नहीं यूज़ होते, जैसे गो टू और इफ़। आप एक सेट लिखें और उस सेट के अंदर, जैसे ये है एक सेट है और इसके अंदर आप वो सारे लिखना शुरू कर दें। आपने ए लिखा, आपने बी लिखा, ठीक है जी, और इसी तरह जो भी आप लिखना चाहते हैं, और इस सेट को आपने बंद कर दिया। ये सिंपल जैसे मैंने लिखा हुआ डिनोट किया जाता है इसे सिग्मा के साथ। तो ये सेट जो है ना ये कहलाएगा अल्फ़ाबेट। ठीक है, नंबर 1 3 खूबियाँ इस सेट में होनी चाहिए। एक तो ये फाइनाइट होगा, नंबर ऑफ इसके अल्फ़ाबेट्स जो होंगे या जो भी नंबर ऑफ लेटर्स इसके होंगे ये फिक्स्ड होंगे। 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, 10 हैं। और उसके बाद इसके अंदर सिंबल्स भी मौजूद हो सकते हैं। इसको हम डिनोट करेंगे सिग्मा से। यानी पहली चीज़ हमने डिफाइन कर ली कि एक फॉर्मल लैंग्वेज बनाने के लिए हम एक अल्फ़ाबेट्स डिफाइन करेंगे कि जिस अल्फ़ाबेट्स की बुनियाद के ऊपर, जैसे आपने सुना नहीं कि कंप्यूटर जो है वो मशीन लैंग्वेज को समझता है। तो मशीन लैंग्वेज का अल्फ़ाबेट क्या है, सिर्फ और सिर्फ 0 और 1। यानी कंप्यूटर की जो बुनियादी लैंग्वेज है, मशीन लैंग्वेज, वो जो मर्जी उसमें लिखा हुआ है, चाहे कोई इमेज है, ऑडियो है, कोई भी चीज़ है, लेकिन वो सिर्फ इन 2 अल्फ़ाबेट से ही बनी हुई है, 0 एंड 1 के ज़रिए। तो अगर हम कहें कि कंप्यूटर की जो बेसिक लैंग्वेज है, जो मशीन लैंग्वेज है, उसके अल्फ़ाबेट्स क्या हैं,
तो सिर्फ 2 कैरेक्टर्स हैं और हम इसको इस तरह लिखेंगे सिग्मा की जगह। उसके बाद बात हम करते हैं स्ट्रिंग्स की। जी स्ट्रिंग बेसिकली क्या है? स्ट्रिंग ऐसे ही है जैसे ये हमने अल्फ़ाबेट डिफाइन कर लिया, ये अब हमारे पास अल्फ़ाबेट है, ठीक है। अब मैं ये कहता हूँ कि इस अल्फ़ाबेट के ना कुछ वर्ड्स बनाओ जी, इसमें लेटर्स कौन कौन से हैं जी? ए बी सी और जेड तक। तो ये देखो मैंने वर्चुअल बना दिया, मैंने ऑटोमेटा बना दिया, मैंने हबीब का लफ्ज़ लिखा, पाकिस्तान का लिखा, ये सारे जो हैं ये वर्ड्स हैं। अच्छा, अब क्या इसको लिखने का कोई रूल था या मैंने किसी रूल को फॉलो किया? ठीक है, अगर तो मैंने किसी रूल्स को फॉलो किया है तो फिर ठीक है, अदरवाइज बगैर रूल्स के भी ये लिखे जा सकते हैं। मसलन मैं अगर लिखता हूँ ASL, तो ये भी एक वर्ड है, इसी लैंग्वेज का है, चूंकि ये इसी अल्फ़ाबेट पर मुश्तमिल है। तो लेकिन मैं चाहे किसी रूल के तहत लिखूं या बगैर रूल के लिखूं, एक चीज़ इसमें तय है कि वर्ड्स इस अल्फ़ाबेट के वर्ड्स कौन से हैं जो इस अल्फ़ाबेट में से लिए गए हैं, जिनकी तादाद, जैसे ये ऑटोमेटा है तो 8 कैरेक्टर्स पर मुश्तमिल है, ये 5 कैरेक्टर्स पर, इसके जो फाइनाइट नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं, और उसके बाद ये अल्फ़ाबेट में से लिए गए हैं और कहीं से नहीं लिए गए। तो ये स्ट्रिंग्स हमारे पास जो है ना ये बन जाती हैं। अब अगर हम बात करें कि फॉर्मली स्ट्रिंग्स की डेफिनेशन क्या है, तो सिंपल क्या है, कॉन्कैटिनेशन, यानी कि कॉम्बिनेशन, फाइनाइट नंबर ऑफ लेटर्स, यानी लेटर्स जो हैं वो आपने फाइनाइट कर लिए हुए और उन फाइनाइट के साथ जो है ना वो आपने, तो स्ट्रिंग्स हमारे पास फॉर्मली अगर हम इनको डिफाइन करें तो ये क्या बनाएंगे जी कि कॉन्कैटिनेशन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ, जी स्ट्रिंग्स हमारे पास हैं कॉन्कैटिनेशन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ लेटर्स, यानी लेटर्स हमारे पास होंगे, उनकी एक फिक्स तादाद होगी, उनको मिलाकर हम बनाएंगे तो वो सारी स्ट्रिंग्स कहलाएंगी, जिसको मैंने पिछली स्लाइड में वर्ड्स के साथ में एग्जांपल दिया। मैंने ये कहा कि हम टेक्निकली हम उसे स्ट्रिंग कहेंगे, वर्ड्स भी हमारे पास होते हैं, वर्ड्स में और स्ट्रिंग्स में फॉर्मल लैंग्वेजेस के अंदर फ़र्क होता है। फ्रॉम द अल्फ़ाबेट इज़ कॉल्ड स्ट्रिंग। अब फ़र्ज़ करें कि एग्जांपल है जी कि एक आपके पास है ए और बी, तो अल्फ़ाबेट क्या है जी? याद रखिएगा, ये मैं रिपीट कर रहा हूँ जी, इतना जो पोर्शन है ये आपका अल्फ़ाबेट है। सिग्मा लिखें, इक्वल टू लिखें, सेट की अलामत, और इसमें लेटर क्या हैं? ये एक बी लेटर है आपके पास और एक ये ए लेटर है। अच्छा, अब इन लेटर्स को मिला लें आप, मसलन आप ए लहदा लिख दें, ये भी एक स्ट्रिंग है, बी लिख दें, ये भी इस अल्फ़ाबेट की स्ट्रिंग है, ए बी लिख दें, ये भी इसी की स्ट्रिंग है। जितने भी डिफरेंट आप कॉम्बिनेशन या कॉन्कैटिनेशन बना लेंगे ये इसकी एग्जांपल्स कहलाएंगे। स्ट्रिंग्स हमारे पास नल भी हो सकती है, अगर आपके पास कोई ऐसी स्ट्रिंग है, याद है ना प्रोग्रामिंग के अंदर हम नल स्ट्रिंग को यूज़ करते हैं जब हमने किसी भी स्ट्रिंग वेरिएबल को इनिशलाइज करना होता है, तो हम उसके सामने डबल कोटेशंस डाल देते हैं, तो बेसिकली वो हम उसको नल, तो नल स्ट्रिंग की अपनी अहमियत है, नल को हम जो है वो लैम्डा के साथ शो करेंगे, और ऐसी स्ट्रिंग जिसके अंदर कोई भी लेटर मौजूद नहीं होगा। स्ट्रिंग्स के बाद आते हैं वर्ड्स। अब वर्ड्स में और स्ट्रिंग में फ़र्क है जी, ठीक है, यानी वर्ड्स बेसिकली स्ट्रिंग्स ही होते हैं, ध्यान से सुनिएगा, इन्हीं में से ये सारी स्ट्रिंग्स हैं। इन स्ट्रिंग्स में से ऐसी स्ट्रिंग्स जो किसी लैंग्वेज के अंदर बिलोंग करती हैं उन्हें हम वर्ड्स कहेंगे। ध्यान से सुन लें कि जैसे एग्जांपल देखें, अब ये लैंग्वेज चूंकि अभी तक हमने नहीं पढ़ी, इसलिए हो सकता है कि यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में ना आए। हमने फॉर्मल लैंग्वेज को पढ़ा, फॉर्मल लैंग्वेज में हमने ये पढ़ा कि कुछ रूल्स होते हैं और उन रूल्स और लेटर्स की मदद से एक फॉर्मल लैंग्वेज बनती है। तो यहाँ पे देखिएगा अल्फ़ाबेट है इसका एक्स, रूल ये है कि एक्स की पावर एन, और एन बराबर है 1 2 3, तो इसका क्या मतलब हुआ? एक्स की पावर 1 रखेंगे तो एक्स आ जाएगा, ठीक है। एक्स की पावर जब 2 रखेंगे तो इसका मतलब है एक्स 2 दफ़ा आ जाएगा, जब एक्स की पावर 3 रखेंगे तो इसका मतलब है एक्स 3 दफ़ा आ जाएगा। समझ आ रही है? अब ये जितने भी अल्फाज बन रहे हैं इसमें कहीं नहीं लिखा हुआ x की पावर 0, तो लिहाजा इसके अंदर एम्प्टी स्ट्रिंग जो है वो नहीं आएगी। अब x को जितने भी आप ये कॉम्बिनेशन बना लेंगे, ये कॉम्बिनेशंस स्ट्रिंग्स भी हैं और ये कॉम्बिनेशन वर्ड्स भी हैं, चूँकि ये कॉम्बिनेशन ये ऐसी स्ट्रिंग्स हैं जो इस लैंग्वेज के तहत बनाई गई हैं। अच्छा, फॉर द टाइम बीइंग अगर आपको यहाँ पे थोड़ी सी समझ नहीं भी आई ना, तो सिर्फ इतना कॉन्सेप्ट ज़हन में रखें, स्ट्रिंग्स अल्फ़ाबेट के ऊपर हो सकती हैं लेकिन वर्ड्स हर स्ट्रिंग पे नहीं हो सकता। मसलन मैं यहाँ पे ना एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। हम कहते हैं जी कि x जो है ना ये अल्फ़ाबेट है और एक ऐसी लैंग्वेज हम बनाना चाहते हैं जिसके अंदर x की तादाद इवन होगी, x की तादाद जो है वो
इवन होगी, यानी आप ये समझें कि मैं ये कह रहा हूँ कि x की तादाद इवन है, तो मुझे ये बताएं सबसे पहला वर्ड कौन सा होगा जी x के इवन का? डबल x, ठीक है। उसके बाद दूसरा वर्ड इसका क्या होगा जी, जिसके अंदर हमारे पास 4x जो है ना वो आ जाएंगे जी, ठीक है। ये देखें ये 4x, उसके बाद अगला क्या होगा जी कि x वो लैंग्वेज जिसके अंदर x की तादाद इवन होगी। अब इससे आगे क्या आएगा? 6 आएगा। तो इसका क्या मतलब है? लेकिन अगर मैं कहूँ कि x के स्ट्रिंग्स बनाओ तो x ये भी स्ट्रिंग है, ये भी स्ट्रिंग है, ये भी स्ट्रिंग है, लेकिन इसमें से वर्ड्स कौन से हैं जो उस लैंग्वेज को फॉलो कर रहे हैं? तो स्ट्रिंग्स और वर्ड्स में एक कॉमन डिफरेंस है। मैं कोशिश करता हूँ यहाँ से भी आपको समझ आ जाए। तमाम वर्ड्स जो होते हैं ये स्ट्रिंग्स में से ही होते हैं, लेकिन तमाम स्ट्रिंग्स जो हैं ये वर्ड नहीं होती। मसलन वैलिड और इनवैलिड अल्फ़ाबेट्स हमारे पास क्या होते हैं? व्हाइल डिफाइनिंग एन अल्फ़ाबेट, सबसे पहले तो इस कॉन्सेप्ट को समझें आप, बैक आ जाएं आप ज़रा देखें। अब एक x है और मैं कहता हूँ x की स्ट्रिंग बनाओ, तो x की स्ट्रिंग क्या बनेगी? सिंगल एक्स बी, डबल एक्स बी, और इसी तरह 3 दफ़ा x लिख देंगे, 4 दफ़ा x लिख देंगे, 5, ये सारी स्ट्रिंग्स हैं। और मैंने लैंग्वेज क्या डिफाइन की? लैंग्वेज का नाम मैंने इवन रख दिया। अब इवन कौन सी लैंग्वेज होती है? जिसमें अल्फ़ाबेट्स की तादाद जुफ्त होगी। तो आप देखें इस सारे स्ट्रिंग्स में से ये डबल एक्स जो है ये इधर आएगा, ये 4 दफ़ा जो एक्स होगा टेट्रा एक्स ये यहाँ आएगा, फिर उसके बाद 6 वाला, यानी कि स्ट्रिंग्स जो थी वो बहुत ज़्यादा थी, लेकिन उसमें से वो वर्ड्स हम ले रहे हैं जो इस लैंग्वेज रूल्स को फॉलो करते हैं। तो इसे हम कहते हैं कि वर्ड्स और स्ट्रिंग्स जो होती हैं ना ये सेम नहीं होती, ठीक है जी। उसके बाद आ गया जी कि अल्फ़ाबेट भी वैलिड भी होते हैं और इनवैलिड भी होते हैं। एक अल्फ़ाबेट देखें जी ज़रा आप, ये आपका सिग्मा 2 अल्फ़ाबेट है, बी कॉमा बी और साथ में स्मॉल ए, फिर बी ए बी और डी। आपको याद होगा हमने कहा था कोई भी लेटर हो सकता है, कोई भी सिंबल हो सकता है, और लेटर से मुराद ये नहीं कि सिंगल लेटर, वो अंग्रेजी है। लेटर से मुराद यहाँ बी एक लेटर है, यहाँ बी ए एक लेटर है, यहाँ बी ए बी जो है वो एक लेटर है, यहाँ डी जो है ये भी एक लेटर है, याद रखिएगा फॉर्मल लैंग्वेज में। अब हमने इससे एक स्ट्रिंग बनाई जिसका नाम है बी ए बी। अब अगर कोई हमसे पूछता है कि जी इस स्ट्रिंग में कौन कौन से लेटर हैं, तो हम इसको ये कह सकते हैं जी कि इसमें बी ए का लेटर है जी, इसके अंदर बी ए बी आया है और उसके बाद बी आया है, ठीक है जी। हमने बी ए इसमें मौजूद है, बिल्कुल ठीक है, बी ए बी जो है वो भी इसके अंदर मौजूद है, बिल्कुल ठीक है, और ये बी जो है ये भी इसके अंदर मौजूद है। लेकिन हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि नहीं जी इसमें पहला लेटर बी है, ठीक है जी, उसके बाद ए बी जो है ए बी ये दूसरा लेटर है, और उसके बाद ये बी जो है ये तीसरा लेटर है, यानी हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, ठीक हो गया। तो यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाएगी, यहाँ पे क्लियरली, यानी एक अल्फ़ाबेट ऐसा अल्फ़ाबेट नहीं होना चाहिए जिसके बनाई हुई स्ट्रिंग्स जो हैं उनको हम डिफरेंट वे के अंदर टोकनाइज कर सकें। समझ आ रही है? अगर कोई ऐसा अल्फ़ाबेट आपने बना लिया तो ये कहलाएगा इनवैलिड अल्फ़ाबेट। तो अल्फ़ाबेट को बनाने का जो रूल है वो क्या है? kept in mind that ambiguity should not be created। और ये ambiguity कैसे ख़त्म होगी? ये ambiguity ऐसे ख़त्म होगी कि अगर आपका ये बी पहला लेटर है तो अब कोई ऐसा लेटर नहीं होगा जो इस बी से शुरू होगा, यानी ये बी है, इसके बाद बी ए अगर आ गया तो इसका मतलब है कि ये पूरा अल्फ़ाबेट जो है ये इनवैलिड अल्फ़ाबेट है। ये फ़र्क होता है वैलिड में और इनवैलिड में। समझ आ गई बात की? उसके बाद आगे चलते हैं जी कि लेटर्स कंसिस्टिंग ऑफ मोर देन वन सिंबल्स, ये अब हमारी कंक्लूजन है वर्ड्स और स्ट्रिंग की। नो लेटर शुड बी स्टार्टेड विद द letter of same alphabet, one letter should not be the prefix of the another, however a letter may be ended in the letter of same alphabet। ऐसा तो पॉसिबल है, जैसे ये देखिए ये B है, अब ये B से शुरू नहीं हो रहा, B से एंड हो रहा है, A B, ये सही है, बिल्कुल ठीक है, बी ए बी है और डी है। लेकिन अगर हम इसकी बात करें ये बी और ये अगर अगला अल्फ़ाबेट जो है ये बी से है, तो याद रखें ये एक वैलिड अल्फ़ाबेट है और ये जो है ये एक इनवैलिड अल्फ़ाबेट है। यहाँ तक अल्फ़ाबेट और इसकी भी समझ आ गई थी। अब हम आगे चलते हैं, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग का कॉन्सेप्ट है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जी कि जो स्ट्रिंग हम बनाते हैं उसके टोटल जो करैक्टर्स होते हैं उसको डिनोट कैसे करते हैं ये देख लें। एस लिख के मॉड की शक्ल, जैसे आप
मॉड या डिटर्मिनेंट नहीं लिया करते थे मैट्रिसेस का, इस तरह लिखना है। अगर एस ये है तो एस लेंथ, इसको हम पढ़ेंगे लेंथ ऑफ एस इज इक्वल टू 5, टोटल नंबर ऑफ करेक्टर्स जो हैं वो क्या है। इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चंस जो हैं वो आपको आपके पेपर में, ऑब्जेक्टिव में, एमसीक्यूज में आ सकते हैं। मसलन यही है, उसने कहा जी कि ये आपका अल्फ़ाबेट है और ये स्ट्रिंग है, बताओ इसकी लेंथ कितनी है। अब सबसे पहले ये सिंपल नहीं हम कैलकुलेट कर, पहले हम इसको टोकनाइज करेंगे, ठीक है। इसमें बी जो है ये अलहदा है, उसके बाद ए बी दूसरा आ गया, उसके बाद बी ए बी तीसरा आ गया, फिर बी अलहदा आ गया और डी अलहदा आ गया। ये हमने टोकनाइज इसको कर लिया। समझ आ रही है जी। ये देखें जी, हमें अल्फ़ाबेट की मदद से हमने इसको टोकनाइज कर लिया। अब इसको काउंट करें तो ये चूंकि अलहदा अलहदा लेटर्स हैं तो इसका मतलब है कि इसकी लेंथ जो है वो क्या है, 5 है। कहीं आप गिने जी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और आप बता दें जी कि जी इसकी तो 8 है, इसकी 7 है, ऐसे नहीं है। आपने हर स्ट्रिंग को उसके अल्फ़ाबेट के हिसाब से जो है ना वो उसकी लेंथ को फाइंड आउट करना है। उसके बाद हम बात करते हैं एक और कॉन्सेप्ट की, वो है रिवर्स ऑफ एस जो है। इसको लिखा कैसे जाता है जी, एक स्ट्रिंग का रिवर्स हमारे पास क्या होता है जी, ये रेव ऑफ एस लिखा जाएगा या एस के ऊपर आर लिखा जाएगा, इज ऑब्टेन्ड बाय राइटिंग इन रिवर्स ऑर्डर। आपको एक स्ट्रिंग दी जाएगी, जैसे ये उसने बताया जी कि ये आपका अल्फ़ाबेट है, इस अल्फ़ाबेट के अंदर एक स्ट्रिंग आप है सी बी ए, ठीक है, आपने ए बी सी बनाई है। अब इसका रिवर्स बना दो तो इसका रिवर्स क्या होगा, हम इसको उल्टा लिखेंगे सी बी ए, तो ये इसका रिवर्स होगा। इसी तरह वो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स एग्जांपल भी आ गई कि बी ए बी ए बी ए, अब इसका कहता है रिवर्स लिखो, तो रिवर्स लिखने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इससे पहले टोकनाइज करना पड़ेगा, वरना ये गलत हो जाएगा। अगर आप इसको टोकनाइज के बगैर करेंगे तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। मसलन आप लिख देंगे डी बी बी बी, इस तरह नहीं लिखना। पहले इसको आप अलहदा कर लें, डी एक वर्ड है वो आ गया, उसके बाद बी एक लेटर है, सॉरी डी एक लेटर है वो आ गया, फिर बी लेटर है, फिर लेटर क्या है बी ए बी, ये मुकम्मल लेटर है, फिर आप लिखेंगे यहाँ पे बी ए बी, फिर उसके बाद जो है वो ए बी मुकम्मल एक लेटर है, और फिर आप यहाँ पे लिखेंगे ए बी और यहाँ पर आप बी लिखेंगे। अगर आप इसको देखें और इसको देखें तो आपको ऐसे नहीं लग रहा कि ये रिवर्स हुआ है, समझ आ रही है ना, लेकिन ये रिवर्स है और इसीलिए बताया जा रहा है, वरना तो ये बात सिंपल थी। आपसे पूछा जाए एशिया का रिवर्स क्या है तो आप बताएंगे जी कि इनफॉर्मल लैंग्वेज में, तो हम सिंपली उसको उल्ट कर देंगे। ऐसे नहीं है, फॉर्मल लैंग्वेज के अपने रूल्स होते हैं, अपने लेटर्स होते हैं, उसके मुताबिक ही इसको रिवर्स किया जाता है जी। अब हम बात करते हैं जी लैंग्वेजेस की। यहाँ तक हमें अल्फ़ाबेट का भी पता चल गया, स्ट्रिंग्स का भी पता चल गया, वर्ड्स का भी पता चल गया, रिवर्स ऑफ स्ट्रिंग का भी पता चल गया। अब हम एक लैंग्वेज को डिफाइन करने के काबिल हो गए। लैंग्वेजेस को, जो फॉर्मल लैंग्वेजेस है, जहाँ पे लफ्ज़ लैंग्वेज आएगा तो इससे मुराद फॉर्मल लैंग्वेजेस हैं। लैंग्वेजेस को डिफाइन करने के 3 तरीके हैं हमारे सिलेबस में। नंबर 1 क्या है जी कि हम पढ़ेंगे जी के डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन क्या है, नंबर 2 क्या है जी के रिकर्सिव डेफिनेशन क्या है, और इसी तरह रेगुलर एक्सप्रेशन क्या है, और हमारे पास फाइनाइट ऑटोमेटा क्या है। 4 मुख्तलिफ तरीक़ों से जो है वो हम एक लैंग्वेज को डिफ़ाइन कर सकते हैं, ठीक है जी। डिस्क्रिप्टिव याद करो, मैंने कहा था कि इसमें सेट, आपको याद होगा कि सेट को भी लिखने के एक से ज़्यादा तरीके थे। एक सेट बिल्डर नोटेशन होती थी, एक डिस्क्रिप्टिव फॉर्म होती थी। बिल्कुल इसी तरह एक लैंग्वेज को डिफ़ाइन करने के हमारे पास 4 तरीके हैं। वो कौन कौन से तरीके हैं? सबसे पहले हम बात करेंगे डिस्क्रिप्टिव वे की, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव वे में ये एग्जांपल देखें जी मेरे पास। नंबर 1 मैंने ये पूरी डिस्क्रिप्शन है जी लैंग्वेज की। द लैंग्वेज एल ऑफ स्ट्रिंग्स ऑड लेंथ, क्या रूल आ गया जी कि उसके अंदर जो स्ट्रिंग्स है ना उनकी लेंथ जो है वो ऑड है। ऑड से क्या मुराद है 1 3 5 7, और वो डिफाइन किसके ऊपर हुई है, अल्फ़ाबेट उसका ए है। अब अगर कोई आपसे पूछे कि ये लैंग्वेज लिखो तो हम लिखेंगे जी एल इज इक्वल टू, सेट के अंदर ही लिखी जाती हैं सारी स्ट्रिंग्स को, क्या ए, उसके बाद 3 दफ़ा ए, फिर 5 दफ़ा ए, और कॉमा कॉमा कॉमा, और ये कितने वर्ड्स बनेंगे, अनलिमिटेड वर्ड्स बनेंगे, इसमें कहीं भी उसने ये डिफाइन नहीं किया। फिर वो कहता है लैंग्वेज इस तरह एक लाइन में लिखना, डिस्क्राइब करके, दिस इज कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव फॉर्म ऑफ डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन ऑफ फॉर्मल लैंग्वेज। अगली लैंग्वेज देखें जी, द लैंग्वेज एल ऑफ स्ट्रिंग्स दैट डज नॉट स्टार्ट विद ए, ऐसी लैंग्वेज जो कि ए से स्टार्ट नहीं होगी और वो ए बी सी से बनेगी, ठीक है। तो ऐसी लैंग्वेज को लिखें जी एल इज इक्वल टू, सबसे पहले इसके अंदर हमारे पास एम्प्टी स्ट्रिंग भी आ गई है क्योंकि उसने कहा है कि आपने इसको ए से स्टार्ट नहीं करना।
तो ये कौन सी स्ट्रिंग है जो ए से स्टार्ट नहीं हो रही, फिर बी भी आ गया, सी भी आ गया, ए बी इसमें कभी नहीं आएगा, ए सी इसमें कभी नहीं आएगा, बी ए आ सकता है, बी बी आ सकता है, बी सी आ, ये सारी की सारी वो स्ट्रिंग्स हैं जो इस लाइन के मुताबिक इस अल्फ़ाबेट से बन सकती हैं। तो जब इनको हम एक इन्फिनिट सेट की सूरत में लिखेंगे तो इसे हम कहेंगे कि ये फॉर्मल लैंग्वेज बन गई है। ठीक है जी। द लैंग्वेज एल ऑफ स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ 2 जी, 2 लेंथ होनी चाहिए और अल्फ़ाबेट्स के हैं 0 1 और 2। तो अब इसमें से आप कोई से 2 कॉम्बिनेशन बना के लिखें, ये देखें 00 0 1 0 2 1 0, इसके 3 हैं तो ये टोटल एक फिनिट सेट आ गया। लैंग्वेजेस जो हैं वो फाइनाइट भी हो सकती हैं, इनफाइनाइट भी हो सकती हैं। ऐसा नहीं है कि लैंग्वेज ने इनफिनिट, आपने देखना है कि उसका रुझान क्या है, कितने मैक्सिमम कॉम्बिनेशन उससे बन सकते हैं। तो अब आपके पास 0 1 2 बना, तो आप देखें जी 0 0 बन सकता है, 0 1 बन सकता है, 0 2 1 0 1 1 1 2 2 0। याद है ना आपने डिस्क्रीट मैथ में परमुटेशन एंड कम्यूटेशन के बारे में पढ़ा था, तो उस रूल्स के मुताबिक ये आपके पास बन गई। अब आ जाएं आगे। द लैंग्वेज एल ऑफ स्ट्रिंग्स एंडिंग इन 0, ऐसी लैंग्वेज जो 0 पे एंड होती हो। तो और अल्फ़ाबेट क्या है हमारे पास, अल्फ़ाबेट है 0 और 1। तो जी देख लें आप, इसमें 0 भी 0 पे एंड होता है, 2 0 भी 0 पे एंड होता है, 1 0 भी, 000 भी, आगे कोई लिमिट नहीं है। 2 दफ़ा लिखना है, 3 दफ़ा लिखना है, कितनी इसकी लेंथ होनी चाहिए, ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इससे जो लैंग्वेज बनी है, अगेन हमारे पास ये कि इन्फिनिट लैंग्वेज जो है ना वो वजूद में आई है जी। ठीक है जी। तो इस तरह ये चंद मशहूर लैंग्वेजेस की बुक में भी दी हुई हैं, हैंडआउट्स में भी आपको मिलेंगी, आप लिख सकते हैं। ये इक्वल है इसका नाम इवन है। लैंग्वेज का नाम आमतौर पे बोल्ड में लिखा जाता है, ये इंटीजर है, ये इवन है। इसी तरह की और भी 5 से 10 होंगी। आपको पेपर में क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि जी डिफाइन इक्वल लैंग्वेज इन डिस्क्रिप्टिव सिचुएशन, तो फिर आपने डिस्क्रिप्टिव मोड में तो आपने ये सारा लिखना होगा, साथ में ये डेफिनेशन लिखनी होगी। ठीक है। और इसी तरह वो कहता है जी इवन को डिफाइन करें, तो आपको पता होना चाहिए कि इवन की डेफिनेशन क्या है, यानी जो चंद मशहूर लैंग्वेजेस हैं उनकी डेफिनेशन का भी आपको अंदाज़ा और पता होना चाहिए। ठीक है जी। तो ये थी हमारी इम्पॉर्टेंट कुछ लैंग्वेजेस के बारे में। एक और यानी ये लैंग्वेजेस होगी। अब लैंग्वेज में भी एक और लैंग्वेज होती है जिसे हम पैलेंड्रोम कहते हैं। आपने आपने अपने स्कूल गोइंग एज में एक गेम खेली होगी, वर्ड की गेम थी। वो क्या थी, आप कहते होंगे जी कि कोई ऐसा लफ्ज़ बताओ जिसको उल्टा भी लिखे ना तो वो वही बनता हो। ठीक है ना, इस तरह के लफ्ज़ आप उर्दू में या इंग्लिश लैंग्वेज में यूज़ करते होते थे कि जी ऐसे वर्ड जिनको हम जिस तरह मर्जी लिखें, रिवर्स करके भी लिखेंगे तो वो वर्ड वैसे ही रहेंगे। ठीक है। तो बिल्कुल ऐसे ही पैलेंड्रोम भी एक लैंग्वेज होती है जो कि जिसमें एम्प्टी स्ट्रिंग भी मौजूद होती है और डिफाइंड ओवर, हम किसी न किसी अल्फ़ाबेट के ऊपर उसे डिफाइन करेंगे। अब मैं ये लिख रहा हूँ, देखो ये सिंबल्स यूज़ हो रहे हैं, कंसिस्टिंग ऑफ एम्प्टी स्ट्रिंग एंड स्ट्रिंग्स डिफाइंड ओवर अल्फ़ाबेट। ये इस तरह आपने रीड किया। जब आप उसकी तमाम स्ट्रिंग्स का रिवर्स लेते हैं तो वो स्ट्रिंग्स जो होती हैं और उससे जो लैंग्वेज बनेगी उसे हम पैलेंड्रोम लैंग्वेज कहेंगे। मसलन ये ए बी है, तो ए बी का पैलेंड्रोम हमारे पास ये आ गया जी। अब इसके किसी भी वर्ड को आप रिवर्स करके देख लें जी, बी बी को रिवर्स करें तो बी बी रहेगा, ए बी ए को रिवर्स करके देख लें, बी ए बी को रिवर्स करके देख लें, यानी आप उसके जितने मर्जी रिवर्स ले लें, उसका रिवर्स लें तो वो भी उसी एस के बराबर होगा। ऐसी लैंग्वेज को हम कहेंगे कि ये पैलेंड्रोम लैंग्वेज है। ठीक है जी। देयर आर मैनी पैलेंड्रोम्स ऑफ लेंथ 2 एन, तो इसी तरह एक लैंग्वेज के कितने ही पैलेंड्रोम्स जो हैं वो हो सकते हैं। ये डेफिनेशन भी आपको याद होनी चाहिए जी। थैंक यू वेरी मच जी। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी जी। बहुत शुक्रिया। आपके पास क्लीन स्टार क्लोजर क्या होता है, इसको आपने, सिग्मा हमारे पास अल्फ़ाबेट था, सिग्मा स्टार जो है इससे हम डिनोट करते हैं क्लीन स्टार क्लोजर को। और इसका मतलब क्या होता है, इसको डिफाइंड ऐसे किया जाता है कि अगर x आपके पास एक, सिग्मा इज इक्वल टू x आपके पास एक अल्फ़ाबेट है, सिग्मा इज इक्वल टू x आपके पास एक अल्फ़ाबेट है, तो सिग्मा स्टार से मुराद ये होगा कि स्ट्रिंग्स ऑफ ऑल x इंक्लूडिंग द एम्प्टी स्ट्रिंग, यानी एक तो इसमें एम्प्टी स्ट्रिंग आएगी और उसके बाद आप इस x को की स्ट्रिंग्स आगे बनाएंगे, x आ जाएगा, फिर x के साथ दूसरा x, फिर
इसी तरह 3 दफ़ा, फिर 4 दफ़ा, और ये एक इन्फिनिट सेट जो है वो स्ट्रिंग्स का क्रिएट हो जाएगा। ठीक है जी, यानी हम इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, कलेक्शन ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स डिफाइंड ओवर सिग्मा इंक्लूडिंग लैम्डा यानी कि एम्प्टी स्ट्रिंग। ये तो होगी डेफिनेशन क्लीन स्टार क्लोजर की। एक एग्जांपल इसकी आपके सामने ये वाली आ गई है। ठीक है जी, दूसरी एग्जांपल है 0 और 1 की, कि अगर हम इसका क्लोजर लेते हैं, क्लीन स्टार क्लोजर लेते हैं, तो इसमें लैम्डा आ जाएगा, उसके बाद 0 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर इस तरह 0 भी 2 दफ़ा, फिर 0 1 1 0 1 1। तो ये भी एक लंबी इन्फिनिट लिस्ट जो है वो स्ट्रिंग्स की जनरेट हो जाएगी। इसी तरह अगर हम सिग्मा स्टार जो है, और ये हमारे पास अल्फ़ाबेट्स हैं डबल ए बी कॉमा सी, तो इसमें याद रखें ये एक अल्फ़ाबेट है और ये दूसरा अल्फ़ाबेट है। तो सबसे पहले इसमें लैम्डा आएगा, उसके बाद डबल ए बी आ जाएगा, फिर सी आ जाएगा, और फिर इसके डिफरेंट कॉम्बिनेशंस के साथ जो है ये एक स्ट्रिंग जो है ना ये बनती चली जाएगी, और ये हमारे पास कहलाता है क्लीन स्टार क्लोजर। लैंग्वेजेस जनरेटेड बाय, ये कुछ उसके बारे में नोट्स हैं। इन्फिनिट लैंग्वेजेस होती हैं। बाय इन्फिनिट लैंग्वेजेस का मतलब क्या है कि इसमें इन्फिनिट मैनी वर्ड्स जो हैं होंगे, लेकिन हर वर्ड की जो लेंथ होगी वो फिनिट होगी। नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हैं, ये इन्फिनिट हैं, बट एवरी वर्ड हैज़ अ स्पेसिफिक लेंथ, उसके अंदर जो उसकी लेंथ होगी वो फाइनाइट होगी। उसके बाद दूसरा ऑपरेशन जो आज हम पढ़ेंगे वो होगा प्लस ऑपरेशन जी। प्लस भी क्लीन स्टार क्लोजर की तरह का ही है, सिर्फ इसमें एक फ़र्क है कि अगर आप ये आपके पास फ़र्ज़ करें एक स्ट्रिंग है, जब हम इसके ऊपर स्टार लेते हैं तो हमारे पास यहाँ पर लैम्डा भी शामिल होता है, लेकिन जब हम प्लस का ऑपरेशन लेंगे, यहाँ से मैं आपको इसको करके दिखा के अंदर, यानी अगर आप देखें कि यहाँ पर मेरे पास जब सिग्मा की ऑप्शन थी, तो उस वक़्त मेरा सेट जो है वो लैम्डा से शुरू होता था, और उसके बाद इसमें 0 आ जाना था, और उसके बाद इसने 1 आ जाना था, फिर 0 0 और 1 1, और इस तरह ये चलती जानी थी। ठीक है जी? ये था उस सूरत में जब मैं इसके ऊपर स्टार ले रहा था। लेकिन जब मैं प्लस का ऑपरेटर लूँगा, यानी सिग्मा प्लस लूँगा, तो उस वक़्त मेरे पास सारी ऑप्शन यही वाली होगी जो है, लेकिन इसके अंदर आप देखेंगे कि लैम्डा जो है ये इंक्लूडेड नहीं होगा। तो स्टार में और प्लस में यही फ़र्क है, सेम है। इट जनरेट्स ऑल वर्ड्स विदाउट एनी एम्प्टी स्ट्रिंग। जो प्लस का ऑपरेटर है, जब आप किसी भी लैंग्वेज के ऊपर प्लस लगाते हैं, जैसे कि ये एग्जांपल आपके पास मौजूद है, और दूसरी एग्जांपल भी जो है ये आपके पास मौजूद है कि इसके अंदर हमारे पास लैम्डा मौजूद नहीं है। तो ये डेफिनेशन ये भी बन सकती है। ये मैं आपको बना के दिखाता हूँ कि जी अगर हम कोई बंदा हमसे डिफाइन करता है कि जी स्टार किसके बराबर है, तो हम इसको ये कह सकते हैं कि स्टार के अंदर एक तो लैम्डा का कीवर्ड होगा, और उसके साथ बाकी सारा क्या होगा, बाकी सारा एक्स प्लस होगा, यानी एक्स प्लस वाला ये सारा सेट, और उसके साथ आप जो है ना वो लैम्डा लगा देंगे। तो हम इसको इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि सिग्मा स्टार जो है, सिग्मा स्टार इज इक्वल टू सिग्मा प्लस सारे वाला, और उसके साथ आप कॉन्कैटिनेट कर देंगे, यानी उसमें ऐड कर देंगे लैम्डा को। तो ये भी एक आपके पास जो है ना वो नई ऑप्शन जो है ना वो आपको बताता हूँ। देखें जी प्लीज, आज का हमारा जो लेसन शुरू हुआ है ना, उसके अंदर सबसे पहले हमने क्लीन स्टार क्लोजर की एग्जांपल को देखा है। क्लीन स्टार क्लोजर की डेफिनेशन ये है कि क्लीन स्टार क्लोजर यानी सिग्मा स्टार के साथ इसको डिनोट करेंगे, और ये जनरेट करेगा तमाम स्ट्रिंग्स को इंक्लूडिंग द एम्प्टी स्ट्रिंग। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ये देखें, अगर आपके पास एक अल्फ़ाबेट है सिग्मा स्टार, तो इसकी जितनी भी स्टार से इसकी जो स्ट्रिंग्स पैदा होंगी, कि इसमें सिंगल हो गया, फिर उसके बाद डबल हो गया, और इसी तरह फिर ट्रिपल आ जाएगा, और ये 4, ये आगे चलती चली जाएंगी। और जो खूबी इसके अंदर है कि इसके अंदर एक एम्प्टी स्ट्रिंग शामिल होती है। अगर आप 0 1 की बात करेंगे तो पहले लैम्डा आएगा, फिर 0, फिर 1, और उसके बाद डबल 0 0 1 1 0, और ये भी आगे से आगे चलती चली जाएंगी। ये क्लीन स्टार क्लोजर का की डेफिनेशन है। उसके बाद हमारे पास है प्लस ऑपरेटर की डेफिनेशन। इसमें जो चीज़ याद रखने वाली है कि क्लीन स्टार क्लोजर के साथ जो लैंग्वेजेस जनरेट होती हैं वो इन्फिनिट होती हैं, उसमें इन्फिनिट नंबर ऑफ वर्ड्स जो है ना वो जनरेट होते हैं, लेकिन उनकी लेंथ, हर वर्ड की लेंथ जो होती है वो फिनिट होती है। प्लस ऑपरेटर क्या होता है कि बिल्कुल सेम है, इट डज नॉट जनरेट नल स्ट्रिंग। सिर्फ इसमें फ़र्क ये है, ये एग्जांपल देखें, ये 0 1 है, जब यहाँ पे स्टार था तो यहाँ हमारे पास जो है वो लैम्डा की स्ट्रिंग भी मौजूद थी प्लस में। और इसमें फ़र्क ये है कि इसके अंदर
सारी स्ट्रिंग्स वही होंगी, सारे वर्ड्स वही होंगे, सिर्फ और सिर्फ नल स्ट्रिंग को जो है वो प्लस ऑपरेशन जनरेट नहीं करता। तो ये बात आपने ज़रा यहाँ पे ज़हन में रख लेनी है और इन रिमार्क्स को भी आपने पढ़ लेना है। मैंने इसके अंदर करके दिखाया आपको कि ये देखें जी, अगर हम किसी भी लैंग्वेज का स्टार लेते हैं, ये हमारे पास लैंग्वेज थी 01, जब हमने इसका स्टार लिया तो पहले लैम्डा फिर 0 फिर 1 इस तरह आ गया। जब हमने इसका प्लस लिया तो आप देखें सिर्फ इसमें लैम्डा शामिल नहीं है, बाकी सारी की सारी वही है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो क्लोजर होता है ये एक्स प्लस सारा और उसके साथ जो है वो लैम्डा स्ट्रिंग पर मुश्तमिल होता है, और इन दोनों में फ़र्क भी पता चल गया और इन दोनों में जो रिलेशन है उसका भी हमें पता चल गया है जी। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे आज के रिकर्सिव डेफिनेशन ऑफ लैंग्वेज जो है ना वो क्या होती है। द फॉलोइंग 3 स्टेप्स आर यूज्ड। बाज़ औक़ात पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि आप ना रिकर्सिव डेफिनेशन ऑफ लैंग्वेज क्या होती है, तो ये 3 स्टेप आपने लिखने हैं और उसके साथ कोई भी एक एग्जांपल दे देनी है। मसलन हम लिखेंगे कि सम वर्ड्स आर स्पेसिफाइड इन द लैंग्वेज, हम कुछ वर्ड स्पेसिफाई करते हैं। उसके बाद रूल्स लिखते हैं जिन रूल्स के साथ वो लैंग्वेज के वर्ड्स जो है ना वो मजीद वर्ड्स बन सकते हैं। and no strings except those constructed in above are allowed to be in the language। और उसके बाद हम ये वाला जुमला लिखते हैं। फ़र्ज़ करते हैं हम यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं कि ये इंटीजर की जो लैंग्वेज है, ये इंटीजर की लैंग्वेज हम पीछे पढ़ के आए हैं। थोड़ा सा याद करें कि अगर आपके पास 1 एक इंटीजर हो तो इसके बाद अगर हम डिफाइन करना चाहते हैं कि नेक्स्ट इंटीजर क्या होगा, तो मैथमेटिकली हम ये लिखेंगे कि x प्लस 1, अगर 1 जो है 1 इज एन इंटीजर, तो उसका मतलब है x प्लस 1 विल आल्सो बी एन इंटीजर। ये एक डेफिनेशन होगी हमारे पास x प्लस 1 की। तो रिकर्सिवली अगर आप इंटीजर की लैंग्वेज को डिफाइन करना चाहते हैं तो स्टेप 1 में हम क्या लिखेंगे, सम बेसिक वर्ड्स आर स्पेसिफाइड इन द लैंग्वेज। हम लिखेंगे 1 इज इन इंटीजर, ये पहली लाइन हो गई। उसके बाद स्टेप 2 क्या है, रूल्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग मोर वर्ड्स। हम लिखेंगे इफ x इज एन इंटीजर, यानी 1 को हमने x के बराबर रख लिया। इफ x इज एन इंटीजर then x plus 1 and x minus 1 are also in an integer। तो ये हमारे पास एक रूल डिफाइन हो गया मजीद वर्ड्स बनाने का। उसके बाद स्टेप 3 में हम लिखेंगे नो स्ट्रिंग्स एक्सेप्ट दोज कंस्ट्रक्टेड इन अबव आर अलाउड टू बी एन इंटीजर। अगर x प्लस 1 के अलावा आप x प्लस 2 से कोई जनरेट करेंगे या x माइनस 2 से कोई जनरेट करेंगे तो वो रूल के खिलाफ होगी। तो ऐसी कोई भी स्ट्रिंग जो है वो इस लैंग्वेज के अंदर मौजूद नहीं होगी। ये एक नया तरीका आ गया, दूसरा मेथड आ गया कि रिकर्सिव डेफिनेशन हम किस तरह से कर सकते हैं। पिछले लेक्चर के अंदर हमने ये बात बड़ी क्लियरली देखी थी कि जो लैंग्वेज है उसको डिफाइन करने का एक मेथड हमने पढ़ा था कि हमारे पास डिस्क्रिप्टिव मेथड है, जिसके अंदर हमने कुछ लैंग्वेजेस की डेफिनेशन भी की थी और मैंने आपको कहा था कि आपने ये डेफिनेशन याद करनी है और इसको जो है ना वो आपने गो थ्रू कर लेना है। जो दूसरा मेथड है किसी भी लैंग्वेज को डिफाइन करने का वो है रिकर्सिव, और रिकर्सिव के अंदर ये एप्लीकेशन आपके सामने है कि नंबर 1 हम पहला स्टेप लिखेंगे जिसमें हम एक वर्ड लिखेंगे, नंबर 2 में हम रूल्स लिखेंगे और नंबर 3 में ये वाली लाइन एज इट इज जो है ना वो टाइप कर दी जाएगी। तो इस तरह ये लैंग्वेज हमारे पास डिफाइन हो। बात देखें जी, ये फिर आगे उसी तरह लैंग्वेजेस आ गई हैं जी। इवन की लैंग्वेज है, इसको भी आपने डिफाइन करना है और ये सिंपल है डेफिनेशन, ये आपने याद भी करनी है। अगर आप समझें भी तो अगर हम एक लैंग्वेज डिफाइन करना चाहते हैं इवन की, तो हम कोई भी इवन नंबर यहाँ लिख देंगे। फॉर एग्जांपल हमने पहला इवन नंबर लिख दिया कि 2 इज एन इवन। उसके बाद हमने लिख दिया अगर x इज एन इवन देन x प्लस 2 एंड x माइनस 2 इज आल्सो एन इवन एंड नो स्ट्रिंग्स आर एक्सेप्टेड। इस तरह आपको पेपर में ये भी आ सकता है एक शॉर्ट क्वेश्चन, यदि आप डिफाइन करें इवन लैंग्वेज को विद रिकर्सिव डेफिनेशन, या ये पूछा जा सकता है कि इवन को डिफाइन करें विद डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। तो ये लेक्चर नंबर 1 में भी कुछ मशहूर लैंग्वेजेस जो हैं जैसे इंटीजर है, इवन के बाद फैक्टोरियल है, फिर पैलेंड्रोम के नाम की लैंग्वेज है, फिर इसी तरह ये कुछ लैंग्वेजेस हैं। ये एग्जांपल आप देखें जी, ये बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, इसको हम जरा फॉलो करते हैं जी। ये वाली इसको मैं लेके जाता हूँ जी यहाँ पे। तो वो क्या कहता है कि डिफाइन द लैंग्वेज a रेज टू द पावर n, b रेज टू द पावर n, where n is equal to 1 2 3 of strings defined over a, b।
इसकी रिकर्सिव डेफिनेशन हम क्या लिखेंगे। अब देखें ए की एन, बी की एन, एन को 1 रख लें तो ये ए बी बन जाएगा। पहला वर्ड हम यहाँ लिखेंगे ए बी इज इन a raised to the power n and b raised to the power n. If x is a n b n, then a cross b यानी a cross b कोई भी होगा is in also a की raised to the power n, b raised to the power n। तो इसकी कोई भी हम अगर ले लेंगे a के साथ क्लोजर ले लेंगे b का तो वो हमें यहाँ पे मिलेगा। आप इसको इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं। अगर मैं इस लैंग्वेज को डिफाइन करता, मुझे कहा जाता कि ये लैंग्वेज डिफाइन करें, तो मैं स्टेप 1 के अंदर लिखता कि ए बी इज इन ए रेज टू द पावर एन एंड बी रेज टू द पावर एन। ये मैं लिख इस तरह से रहा हूँ, ज़ाहिर है पावर तो यहाँ पे शो नहीं हो रही। और उसके बाद मैं लिखता कि इफ एक्स इज इक्वल टू इफ एक्स इज इन, और आगे मैं लिख देता कि ए की पावर एन कॉमा बी की पावर एन, इसमें अगर होता तो देन ए की पावर एन प्लस 1 कॉमा ए की बी की पावर एन प्लस 1 जो है ये भी इसी के अंदर वर्ड होगा, क्योंकि आप देखें ये 1 है ना, तो एन की एन प्लस 1 क्या हो जाएगा 2, एन प्लस 1 क्या हो जाएगा 3, तो एन प्लस 1 और बी की भी एन प्लस 1 हम करते जाएंगे तो हमारे पास यही लैंग्वेज जो है वो कंस्ट्रक्ट होगी। ये चंद मशहूर एग्जाम्पल्स आपको दी हुई हैं, इन्हीं में से पेपर में कोई ना कोई एग्जाम्पल आ जाती है। ये वाली पढ़ लें, डिफाइन द लैंग्वेज एल ऑफ स्ट्रिंग्स ending in a defined over this one। अच्छी लैंग्वेज है, मशहूर एग्जांपल है। इसको लिखने के लिए हम क्या लिखेंगे, a is an l if x is in l then s of x, यानी जितनी भी स्ट्रिंग्स बनेगी s के साथ is also in l, तो वो भी l के साथ ही डिफाइन की जाएंगी। सिंपली आप एंड s बिलोंग्स टू सिग्मा क्लोजर के, हम s कहाँ से आएगा सिग्मा स्टार, हम इसका ले लेंगे स्टार, इसका हम जो है ना वो स्टार ले लेंगे, ठीक है। और जितने भी स्टार हमारे पास आएंगे वो स्टार होगा और उसके साथ हम कौन सी लैंग्वेज लगाएंगे एस की, यानी ए उसके आखिर पे लग जाएगा तो वो हमारे पास एल में से ही होगा। ये रूल हमने कंस्ट्रक्ट कर दिया और ये जो है ये हमारे पास एक वर्ड आ गया, क्योंकि हमने ये पढ़ा है कि रिकर्सिवली जो हम डिफाइन करते हैं तो उसके अंदर हमारे पास 3 ही ऑप्शंस होते हैं, 3 रूल्स हैं। एक लैंग्वेज का वर्ड लिखेंगे, उसके बाद उसी के रिलेटेड कोई रूल डिफाइन करेंगे और आखिर पे जो है वो हम ये वाली लाइन जो है वो उसके ऊपर मेंशन कर देंगे। इस तरह ये सारी लैंग्वेजेस आपने जो है ना जी वो याद करनी है। और ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसके अंदर हमने 3 चीज़ों के बारे में पढ़ा है। वो 3 चीज़ें कौन कौन सी हैं। नंबर 1 हमने बात की कि क्लीन स्टार क्लोजर क्या है, इसमें हमने देखा कि अगर एक्स सिग्मा हमारे पास एक्स हो तो सिग्मा स्टार जो है ये क्लीन स्टार क्लोजर कहलाता है और इट विल जनरेट ऑल स्ट्रिंग्स ऑफ एक्स इंक्लूडिंग द एम्प्टी स्ट्रिंग और उस इन एक्सक्लूडिंग द लैम्डा स्ट्रिंग, यानी एम्प्टी स्ट्रिंग इसके अंदर शामिल नहीं होगी। उसके बाद हमने रूल पढ़े, दूसरा तरीका है वो रिकर्सिव डेफिनेशन है, पहला डिस्क्रिप्टिव था जो लेक्चर नंबर मुताबिक हमने चंद मशहूर एग्जाम्पल्स को जो है वो यहाँ पर, जिस टॉपिक को हमने डिस्कस करना है वो है हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन। आपको याद होगा कि हमने लेक्चर नंबर 1 के अंदर ये बात बताई थी कि किसी भी लैंग्वेज को डिस्क्राइब करने के हमारे पास 3 तरीके हैं। एक मेथड हमने कहा था डेस्क्रिप्टिव मेथड है, दूसरा हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशंस का है और तीसरा जो है वो रेगुलर लैंग्वेजेस का है। तो आज हम बात करेंगे रेगुलर एक्सप्रेशंस के ऊपर, ठीक है। 2 तरीके हम इससे पहले पढ़ चुके हैं, ये तीसरा तरीका है जो आज हम बात करने जा रहे हैं। रेगुलर एक्सप्रेशन को पढ़ने से पहले आपको याद होगा हमने क्लोजर प्रॉपर्टी और प्लस ऑपरेशन जो है ना वो पढ़ा था। क्लोजर प्रॉपर्टी और प्लस ऑपरेशन में जो फ़र्क था वो ये था कि जब हम क्लोजर प्रॉपर्टी क्लैन क्लोजर अप्लाई करते थे तो उसमें वैसी तमाम स्ट्रिंग्स जनरेट होती थी जिनके अंदर जो है वो लैम्डा यानी कि ब्लैंक स्ट्रिंग भी शामिल होती थी, और प्लस ऑपरेशन के ज़रिए हमारे पास ऐसी स्ट्रिंग्स पैदा होती थी कि जिनके अंदर जो है वो लैम्डा मौजूद नहीं होता था, ठीक है जी। याद करेंगे वही बात लिखी हुई है, एज डिस्कस्ड अर्लियर दैट ए स्टैटिक यानी ए क्लोजर generates lambda a double a triple a and a plus generates a double a triple a. The only difference between the Klein closure operator and the Klein plus operator is the exclusion of lambda string.
A star includes empty string while A plus does not include the lambda string respectively। अब ये अगर हम बात करते हैं कि ए स्टार से हमें जो मिलता है वो मिलता है जी कि इसमें लैम्डा है, ए है, इसको जब हम सेट फॉर्मेट में लिखेंगे तो हम इसे कहेंगे कि ये इससे एक लैंग्वेज जनरेट होगी है L1। लैंग्वेज से मुराद क्या होता है? लैंग्वेज की तारीफ हमने ये की थी कि किसी भी अल्फ़ाबेट के ऊपर मुश्तमिल ऐसी तमाम स्ट्रिंग्स जो किसी रूल्स एंड रेगुलेशन के तहत बन रही हैं उसे हम लैंग्वेज कहेंगे। ये फॉर्मल लैंग्वेज है, इट्स नॉट एन इनफॉर्मल लैंग्वेज। इसके अंदर कोई ना कोई अल्फ़ाबेट होगा और डेफिनेटली उसके साथ जो है वो आपके पास उसी अल्फ़ाबेट के साथ जो है कोई ना कोई रूल होगा जी। ठीक है, तो अब आप देखें जी ए स्टार ए क्लोजर एंड ए स्टार ए जनरेट्स L2। अगर L2 हमारे पास ये वाली लैंग्वेज है तो ये किस किस से जनरेट होती है। उसके बाद आ गया जी रिकर्सिव डेफिनेशन ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन। जी हम किस तरह से रेगुलर एक्सप्रेशन को डिफाइन करेंगे। सबसे पहला तरीका हम लिखेंगे स्टेप 1 में एवरी लेटर ऑफ सिग्मा इंक्लूड्स लैम्डा इज़ अ रेगुलर एक्सप्रेशन। जी हमने सिग्मा से मुराद यहाँ पे क्या है? अल्फ़ाबेट है। अल्फ़ाबेट में आपने ए बी जो कुछ भी लिखा हुआ है वो आपका एक अल्फ़ाबेट है। अगर आपके पास एक अल्फ़ाबेट है फॉर एग्जांपल ए कॉमा बी तो हर लेटर उसका प्लस लैम्डा यानी एम्प्टी स्ट्रिंग ये एक रेगुलर एक्सप्रेशन कहलाती है। ठीक है जी। अच्छा, अगर R1 और R2 आपके पास रेगुलर एक्सप्रेशंस हैं तो फिर R1 और R2 ये भी लैंग्वेज होगी, R1 प्लस R2 ये भी लैंग्वेज होगी, R1 स्टार जो है ये भी लैंग्वेज होगी। तो इन तमाम को हम कहेंगे कि ये हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशंस हैं। यानी सिंपल वे में आप ये कह सकते हैं कि हमने जब देखें एक जो पहला तरीका था उसके अंदर हम लैंग्वेज को वर्ड्स की सूरत में डिस्क्राइब करते थे कि फॉर एग्जांपल हम इस तरह करके लिखते थे कि जी डिफाइन even is a language which has all the strings of the length even। हम इस तरह करके उसको डिफाइन करते थे। ठीक है, रिकर्सिव के अंदर हम जो रिकर्सिव डेफिनेशन थी उसके अंदर हम पहले एक स्टेप लिखते थे, दूसरे में हम जो है वो उसकी सैम्पल स्ट्रिंग्स लिखते थे और तीसरे में हम ये लिखते थे कि जो ऊपर वाले दोनों रूल्स और स्ट्रिंग्स के मुताबिक नहीं है वो इस लैंग्वेज में नहीं आएगा। रेगुलर एक्सप्रेशन में हम जस्ट एक इक्वेशन टाइप लिख देंगे, जैसे ये लिखा हुआ है R1 और R2 तो ये पूरी इक्वेशन है, ये पूरी लैंग्वेज है। इससे मुराद क्या है कि R1 की जो जितनी भी स्ट्रिंग्स हैं उनको कंकैटिनेट कर दिया जाए अगर R2 के साथ तो इससे जितनी स्ट्रिंग्स बनेगी वो R1 और R2 लैंग्वेज का हिस्सा होंगी। इसी तरह R1 की स्ट्रिंग्स ले लें या R2 की स्ट्रिंग्स ले लें, ये जो प्लस है यहाँ पे R पड़ा जाएगा। R1 की सारी स्ट्रिंग कोई स्ट्रिंग ले लें या फिर R2 की कोई भी स्ट्रिंग ले लें या R1 और R2 को मिलाकर कोई भी स्ट्रिंग ले लें, ये जितनी अब ये एक्सप्रेशन जो है इससे भी एक पूरी की पूरी जो है ना वो आप लैंग्वेज जनरेट कर सकते हैं और लैंग्वेज जनरेट हो रही है। और R1 स्टार से मुराद यही है कि R1 के अंदर जितने भी लफ्ज़ मौजूद हैं R1 अगर रेगुलर एक्सप्रेशन है तो आप उस सारे को के ऊपर क्लोजर ऑपरेटर ले लेंगे तो आपके पास ये रेगुलर एक्सप्रेशंस बनेगी। मेथड 3 जो है किसी भी स्ट्रिंग को या किसी भी लैंग्वेज को डिफाइन करने का वो है जो रेगुलर एक्सप्रेशंस है। इस मेथड के अंदर हम क्या क्या करते हैं जी, कंसीडर द लैंग्वेज L ऑफ द स्ट्रिंग ओवर दिस वन। ये अल्फ़ाबेट है हमारे पास X और X के ऊपर हमने ये एक लैंग्वेज डिफाइन कर दी। लैंग्वेज क्या होती है हमारे पास? लैंग्वेज इज़ अ कलेक्शन ऑफ स्ट्रिंग्स नॉट द वर्ड्स। वर्ड्स जो होते हैं वो मुख्तलिफ हो सकते हैं, स्ट्रिंग्स सिर्फ वो होती हैं जो रूल्स को पूरा करती हैं। अब ये हमारे पास एक लैंग्वेज है और ये हमारे पास एक अल्फ़ाबेट है। ठीक है, इस अल्फ़ाबेट के वो तमाम वर्ड्स, लैंग्वेज क्या है? अल्फ़ाबेट्स के आप वर्ड्स बना लें। एक्स भी है, एक्स एक्स भी हो सकता है, एक्स 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 भी हो सकता है, एक्स 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 4 दफ़ा भी 5, ये सारे जो वर्ड्स हैं इससे बनेंगे। अब इसको हम अब ये जो लिखा हुआ है अगर हम गौर से देखें तो हम इसकी एक शॉर्ट फॉर्म लिख के आए हैं और वो शॉर्ट फॉर्म क्या थी? ये तो पूरी अगर इस एल को भूल जाएं तो ये तो डेफिनेशन है क्लैन स्टार क्लोजर की। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इस पूरी लैंग्वेज को लिख सकते हैं सिग्मा स्टार, यानी अगर हम इसको सिग्मा इज इक्वल टू एक्स लिखें तो हम इसको लिख सकते हैं सिग्मा स्टार। और इसी तरह हम इसको ये भी लिख सकते हैं पैरेंथेसिस के अंदर एक्स डाल लें और उसके ऊपर हम स्टार डाल दें। इस पूरे सेट को या इस पूरी लैंग्वेज को ये एक करैक्टर या ये वाली एक अलामत जो है ये एक्सप्रेशन जो है वो रिप्लेस
कर सकती है। ऐसी इक्वेशंस को, ऐसी एक्सप्रेशन को हम रेगुलर एक्सप्रेशन कहेंगे। एक ऐसी एक्स स्टार लिखा हुआ है ना, तो इससे क्या मुराद है कि इसका अल्फ़ाबेट क्या बनेगा, सिग्मा इज इक्वल टू एक्स, और इसकी लैंग्वेज क्या बनेगी, इसके ऊपर हम क्लीन स्टार क्लोजर का ऑपरेटर लगाएंगे तो ये इसकी लैंग्वेज बनेगी। अच्छा जी, एक और मिसाल देखते हैं। सिमिलरली द लैंग्वेज है एक्स दिस वन, और ये भी अल्फ़ाबेट कौन सा है हमारे पास, ये भी अल्फ़ाबेट एक्स के ऊपर ही बेस करती है। अब ज़रा इसको देखें, ये वाली जो लैंग्वेज है, पीछे चले जाएं, जो हमने लेक्चर नंबर 2 में पढ़ा कि क्लैन स्टार क्लोजर के बाद था प्लस ऑपरेटर। प्लस ऑपरेटर में हमने ये कहा था कि जो एक्स की लैंग्वेज होती है, एक्स की जो लैंग्वेज है वो बगैर एम्प्टी स्ट्रिंग के जनरेट जी, बगैर एम्प्टी स्ट्रिंग के जो है वो जनरेट होगी। अब इस लैंग्वेज को, इस एल को भूल जाएं तो आप देखें ये क्या लिखा हुआ है, ये बेसिकली एक्स प्लस ऑपरेटर लिखा हुआ है। तो हम इसकी जगह पे सिंपल एक्स प्लस भी अगर लिख देंगे तो ये इस एक्स प्लस का मतलब भी वही है जो इस लैंग्वेज को लिखने का मतलब है। तो लिहाजा ये एक्स प्लस जो है ये रेगुलर एक्सप्रेशन कहलाएगी इसकी। ठीक है जी। अच्छा, इसी तरह देखें, कंसीडर अनदर लैंग्वेज एल कंसिस्टिंग ऑफ ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स डिफाइंड ओवर ए और बी। ए और बी से जितनी भी स्ट्रिंग्स बन सकती हैं, हम इसकी एक रेगुलर एक्सप्रेशन बनाना चाहते हैं। एक लैंग्वेज डिफाइन करते हैं कि जो ए और बी के अल्फ़ाबेट्स पर मुश्तमिल होगी, और कौन सी इस पर कुछ भी बन सकता है। मसलन सबसे पहले कौन सी स्ट्रिंग बनेगी, इसमें लैम्डा होगा जी, खाली स्ट्रिंग होगी। उसके बाद इसमें ए बन सकता है, फिर डबल ए बन सकता है, फिर ट्रिपल ए बन सकता है, फिर टेट्रा ए। अच्छा, इसके अंदर ए बी भी बन सकता है, ए बी बी भी बन सकता है। ये सारी लैंग्वेजेस जो है ना वो इसके ऊपर बन सकती हैं। तो इसकी रेगुलर एक्सप्रेशन हम कैसे लिखेंगे, नंबर 1 ए प्लस बी, इसको हम पढ़ेंगे ए और बी, यानी ए भी आ सकता है, बी भी आ सकता है, और ए और बी इकट्ठे भी आ सकते हैं। इस इक्वेशन का मतलब क्या है, अगर ए आर बी लिखा हो तो इससे कौन सी स्ट्रिंग बनेगी, ये स्टैरिक को आप भूल जाएं, इस स्टैरिक को भूल जाएं। मैं थोड़ा सा ना जो है वो आपको करके दिखाता हूँ। फर्ज करें ये इसी की हम बात कर लेते हैं, तो हमारे पास जो अल्फ़ाबेट है ना वो ए कॉमा बी है। ठीक है, अब हम कहते हैं जी कि उसके बाद रेगुलर एक्सप्रेशन है ए प्लस बी, इससे कौन कौन से सिंबल बन सकते हैं जी। इसका मतलब है, सबसे पहले तो इसका मतलब है कि अकेला ए आ सकता है, अकेली बी आ सकती है, और ए और बी जो हैं ये इकट्ठे भी आ सकते हैं। ये 3 स्ट्रिंग बनेंगी ए आर बी के साथ। और जब मैं लिख दूंगा कि नहीं ए प्लस बी, ए आर बी तो है, साथ में स्टैरिक भी है, तो हमने क्लोजर की प्रॉपर्टी क्या पढ़ी है, क्लोजर की प्रॉपर्टी पढ़ी है कि सबसे पहले तो इसके अंदर लैम्डा स्ट्रिंग आती है, उसके बाद इसके अंदर ये ऊपर वाली तीनों आएंगी, ए अकेला आ सकता है, बी अकेला आ सकता है, डबल ए भी आ सकता है, डबल बी भी आ सकता है, इसी तरह ट्रिपल ए भी आ सकता है, ट्रिपल बी भी आ सकता है, ए बी भी आ सकता है, ए बी भी आ सकता है। हर स्ट्रिंग जो है ए अकेला, यानी इसको कैसे पढ़ेंगे, ए और बी, और ऑपरेटर में क्या मतलब होता है कि दोनों भी ट्रू हो सकते हैं और उनमें से कोई एक भी ट्रू हो सकता है जी। ठीक है, तो ये हमारे पास एक मुकम्मल रेगुलर एक्सप्रेशन बन गई ए प्लस बी आर की। ये एक एलिमेंट है, इसको ज़हन में रखना है आपने, यानी अगर आपके पास ऐसी पॉसिबिलिटी है तो उस सूरत में आपके ये काम आएगा जी। ठीक है जी, उसके बाद आ जाएं जी आप, नाउ कंसीडर अनदर लैंग्वेज हैविंग एग्जैक्टली वन ए डिफाइंड ओवर ए एंड बी। हम ए और बी के ऊपर एक ऐसी स्ट्रिंग बनाना चाहते हैं जिसमें एक दफ़ा ए आए। ठीक है जी, जिसमें एक दफ़ा ए आए जी। अब ज़रा, ये हमारे पास ए है और हम ये चाहते हैं कि इसके अंदर एक दफ़ा ए आए। अच्छा जी, नंबर 1 कि बी के ऊपर कोई शर्त नहीं है, ठीक है, लेकिन एक ए के आने की शर्त है। तो इसका मतलब यह है कि आपकी स्ट्रिंग जो है वो बी से स्टार्ट होगी और एग्जैक्टली एक दफ़ा आना चाहिए, फिर उसके बाद इसमें एक ए होना चाहिए और उसके बाद बी स्टार होना चाहिए। ठीक है, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए बी स्टार मतलब बी जितनी दफ़ा मर्जी आ जाए, एंड पे बी स्टार मतलब बी जितनी दफ़ा मर्जी आ जाए। दरमियान में मैंने और नहीं लिखा, अगर मैं ये डाल देता तो इसका मतलब था कि ये कभी मिस भी हो सकता है, यानी ये कभी नहीं भी हो सकता, लेकिन हम इसको डाल ही नहीं रहे, हम इसको लिख रहे हैं कि आपके पास बी स्टार बी आए जितनी दफ़ा मर्जी, और एंड पे भी बी जितनी दफ़ा मर्जी आए, लेकिन दरमियान में आपके पास एक दफ़ा ए जो है वो होना चाहिए।
एक दफ़ा जब ए हो जाएगा तो उसके बाद फिर आगे चाहे ए का स्टार आ जाए या बी आ जाए, जो मर्जी आ जाएगी। अब इसमें भी हमने देखना है कि उसने बोला क्या है। अगर तो उसने एग्जैक्टली 1 बोला है तो फिर एग्जैक्टली 1 ही आना चाहिए। तो उसने कहा है एग्जैक्टली 1 ए, सिर्फ एक ए आना चाहिए। तो फिर इस सूरत में हमारी जो डेफिनेशन है वो चेंज हो जाएगी, तो इसमें ये ए स्टार निकल जाएगा। अब इसका इससे देखें क्या पैदा होता है, इसको ज़रा अप्लाई करके देखें। बी स्टार का मतलब है जी नंबर 1 तो लैम्डा, ठीक है। अच्छा जी, पहली स्ट्रिंग इसकी लैम्डा है। उसके बाद क्या है, ए है, ए के ऊपर कुछ नहीं है तो इसका मतलब है ए आ जाएगा। दूसरे बी स्टार का क्या मतलब है, इसका मतलब भी हम पहली स्ट्रिंग लैम्डा ले लेते हैं। तो इसका क्या मतलब है कि कम अज कम जो मर्जी कर लें, ए की स्ट्रिंग जो है ना वो हर सूरत में आपके पास एग्जैक्टली 1 ए होगा। अब दूसरी बी स्टार की दूसरी स्ट्रिंग क्या होगी, अकेला बी। उसके बाद जाहिर है ए तो आना ही आना है, चूंकि इसमें प्लस की लामत नहीं है, ये कनकैटिनेट हो रहे हैं, ये उसके साथ ही ये और उसके साथ ही है, यानी इसके ऊपर जब प्लस नहीं होता तो इसका क्या मतलब होता है कि इसके ऊपर कॉन्कैटिनेट हम कर रहे होते हैं। तो अब ए इस बी स्टार का दूसरा क्या लिया हमने, बी, और इस बी स्टार का दूसरा क्या लिया हमने, बी। तो इसमें दरमियान में एक ए आएगा। अब आप जितने मर्जी कम्बिनेशन ट्राई कर लें, कैसे भला, याद करो ना कि बी स्टार से जो लैंग्वेज बनेगी वो क्या होगी, उसमें सबसे पहले लैम्डा होगा, उसके बाद बी होगा, उसके बाद बी डबल बी होगा, उसके बाद ट्रिपल बी, और इस तरह ये चलती जाएगी। तो अब हमने क्या किया हुआ है कि बी स्टार, उसके बाद एक दफ़ा ए और फिर बी स्टार। तो जितने जो मर्जी इससे बना लें, आपको एग्जैक्टली 1 ए जो है वो मिलेगा। तो जो आपके पास ये वाली इक्वेशन है, यानी ये जो स्टेटमेंट दी हुई है कि एक ऐसी लैंग्वेज बनाएं जिसमें एग्जैक्टली एक दफ़ा ए आना चाहिए, ये इससे पूरा हो जाएगा बी स्टार ए बी स्टार के साथ। अब नाउ कंसीडर अनदर लैंग्वेज इवन लेंथ डिफाइंड ओवर ए, देन इट रेगुलर एक्सप्रेशन में बी एज। अब इसका क्या मतलब है, वो कह रहा है कि इवन लेंथ के जो लफ्ज इससे बने ना वो इवन लेंथ के होने चाहिए ए बी के साथ। अब देखें जी, ए बी हमारे पास अल्फ़ाबेट जो है वो ए कॉमा बी है, ए कॉमा बी है, और हम इसके साथ बनाना चाहते हैं एक ऐसी लैंग्वेज जिसकी लेंथ जो है वो इवन हो, इवन लेंथ वाली हम बनाना चाहते हैं, यानी कुछ भी हो। तो हम सबसे पहले तो इसमें लिखते हैं जी कि ए भी आ सकता है और बी भी आ सकता है, ठीक है। और उसके बाद हम लिखते हैं जी ए प्लस बी का स्टार, क्लोजर आपके पास आ जाएगा कि इसके बाद इसका जो है ना वो क्लोजर आ जाएगा जी। अब इसके अंदर आप देखें कि ये लैंग्वेज हमारे पास डिफाइन की हुई है और इसको हमने स्टार के तौर पे लिया हुआ है जी। स्टार इसका कैसे लेंगे, इस तरह करके हम इसका स्टार लेंगे जी। देखें इसको, इसको ज़रा समझें कैसे है जी। ये लिखा हुआ है ए आर बी, यानी इसमें से या तो ए आएगा या बी आएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि एक ए आ गया, ठीक है, और इधर से दूसरी तरफ से जो है ना वो बी आ गया, एक बात। या दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि इस ए में से हम इस ए को अब छोड़ रहे हैं, इधर से बी आ गया और दूसरी तरफ से भी ए आ गया। अच्छा, इधर से भी ए आ गया और दूसरी तरफ से भी ए आ गया, ठीक है, और इधर से बी आ गया और दूसरी तरफ से भी बी आ गया। ये चार पॉसिबल स्ट्रिंग्स जो है ना वो इसके अंदर आ रही हैं जब हम इसके ज़रिए बनाते हैं, समझ आ रही है। इसके ज़रिए जब भी बनाते हैं तो आप देखें इसकी भी 2 है लेंथ, इसकी भी 2 है लेंथ और इसकी भी 2 है लेंथ। एक करैक्टर इसमें से आना ही आना है, और कौन सा, या ए आएगा या बी आएगा। और स्टार इस पे नहीं लिखा हुआ, अगर स्टार लिखा होता तो फिर लैम्डा आना था, नहीं। अच्छा, इसी तरह इसमें से भी ए और बी आना ही आना है, ठीक है। तो इसका मतलब है एक यहाँ से करैक्टर आएगा और एक करैक्टर यहाँ से आएगा। और अगर हम एक से जब यहाँ पे स्टार लगा देंगे तो अब इसका क्या मतलब है कि जो मिनिमम करैक्टर आने हैं वो आपके पास 2 आने हैं। उसके बाद जब भी इसका कॉम्बिनेशन बढ़ेगा या इसका क्लोजर लगेगा, तो अब ए बी का क्लोजर अगर लगेगा तो ये ए बी के साथ ही लगेगा ना, तो ये कितने बने, 4। बी ए का लगेगा तो बी ए के साथ लगेगा, फिर एक दफ़ा लगेगा तो फिर ये बी ए हो जाएगा, तो ये 6 हो जाएंगे। इस बी बी का लगेगा तो बी बी के साथ, और 2 दफ़ा लगेगा तो ट्रिपल बी हो जाएगा। हर सूरत में इसकी लेंथ जो है वो हमारे पास इवन लेंथ ही रहेगी, ऑड लेंथ इसकी नहीं बनेगी। ये सारी जो एग्जांपल्स हैं जी, ये आपको ज़बानी याद होनी चाहिए। यही एग्जांपल्स जो हैं वो पेपर और असाइनमेंट्स में आती हैं, बस थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है इसमें, याद रखिएगा। जैसे यहाँ पे उन्होंने एग्जैक्टली 1 कहा है, वो एटलीस्ट 1 कह देंगे तो आपको नीचे इस तरह की एग्जाम्पल मिल जाएंगी। अगर ये एग्जाम्पल्स आपको नहीं मिले तो आप इसको गूगल भी कर सकते हैं, गूगल में आपको मिल जाएंगी। आपने यहाँ एग्जैक्टली है ना, आप एक ढूंढें कि जी यही यही सारा कॉपी करें ना,
लैंग्वेज एल ऑफ स्ट्रिंग एटलीस्ट 1A डिफाइंड ओवर सिग्मा ए कॉमा बी, ये आप गूगल में लिखकर एंटर करें तो आपको ये भी मिल जाएगा। और इसके अलावा अगर आप बुक जो रिकमेंडेड बुक है, अगर उस रिकमेंडेड बुक को आप डाउनलोड कर लें, उसका हम चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे हैं, रिकमेंडेड बुक है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर थ्योरी, तो उसके अंदर जो चैप्टर 4 के अंदर ये तो चंद मिसालें हैं ना, उसके अंदर ज़्यादा एग्जाम्पल्स लिखी हुई हैं, आप वहाँ से भी वो एग्जाम्पल्स देख सकते हैं। क्योंकि जो पेपर में क्वेश्चन आना है, जो अब आपका मिड टर्म जैसे अनाउंस हुआ है कि एक ग्रैंड क्विज होगा, तो उस ग्रैंड क्विज के अंदर 40 से 45 क्वेश्चन होने हैं आपके, तो उस सूरत में आपके पास जो है यही सारी चीज़ें आपके काम आएंगी कि आप किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। और ये लैंग्वेज, इसी तरह एक और लैंग्वेज है जी, इसकी लेंथ वो कहता है जी ऑड होनी चाहिए, ये एक्सप्रेशन भी आपको याद करनी पड़ेगी। ठीक है जी, हर सूरत में ये आपको याद करनी पड़ेगी। अब इसमें हमने लेंथ को ऑड कर दिया तो हम 3 दफ़ा लिख देंगे ए प्लस बी और ए प्लस बी, और स्टार का स्टार ले लेंगे। या इवन के अंदर जब भी एक ऐड किया जाता है, इवन के अंदर किसी भी इवन नंबर में जब हम एक ऐड करते हैं तो वो क्या बन जाता है, वो हमारे पास ऑड नंबर बन जाता है। तो हमने इवन की तो ये बना ही ली है, ठीक है। अब इस इवन के अंदर अगर हम एक ऐड कर देंगे कि इसके साथ ही क्या हो जाए, ए प्लस बी, तो इसका क्या मुराद है, इससे क्या मुराद है ज़रा देखें आप। इससे मुराद ये है कि यहाँ तक तो जो लैंग्वेज आपकी बनेगी वो इवन होगी, ठीक है। और इवन के साथ हर स्ट्रिंग के साथ एक दफ़ा या ए आया करेगा या बी आया करेगा, इनमें से एक आना है, ए और बी, ए और बी। तो अगर ए आएगा, एक आएगा, तब भी ये जो है ना वो ये जो है वो ऑड लेंथ की हो जाएगी। तो ये हमारे पास डेफिनेशन हो गई ऑड लेंथ के लिए। दूसरी डेफिनेशन इसकी करने का तरीका क्या था कि जिस तरह हमने बनाया कि जी ए आए या बी आए, ठीक है, फिर ए आए या बी आए, 2 दफ़ा हो गया, फिर लिख दें ए आए या बी आए और उसके बाद यहाँ पे क्लोजर ले लें, तो ये भी ऑड लेंथ की जो है ना वो लैंग्वेज डिफाइन हो गई। ठीक है जी, यहाँ तक समझ में आ गई। उसके बाद देखें जी, इट मे बी नोटेड दैट लैंग्वेज में बी एक्सप्रेस्ड बाय मोर देन वन एक्सप्रेशन। हाँ जी, एक लैंग्वेज को हम एक से ज़्यादा एक्सप्रेशंस के अंदर भी मूव कर सकते हैं। जब आप लैंग्वेजेस को बनाएंगे, कम अज़ कम हर स्टूडेंट को उस बुक में से या नेट में से हेल्प लेके अगर आप लिखें रेगुलर एक्सप्रेशंस एग्जांपल्स, 10 लैंग्वेजेस ऐसी होनी चाहिए जो वो बनी हुई देखे, उनके सिंटैक्स को समझे, और उसके बाद कोई 5-10 वो ज़ुबानी खुद बनाए और उनको वेरीफाई करे, तो उसको लैंग्वेज और रेगुलर एक्सप्रेशन जो है वो बनानी आ जाएगी। अगर बनानी आ जाएगी तो उसके लिए आसान हो जाएगा जी। ये देखें जी, एटलीस्ट 1A वाली एग्जांपल भी आ गई। कंसीडर द लैंग्वेज डिफाइंड ओवर A, B ऑफ वर्ड्स हैविंग एटलीस्ट 1A। वो एग्जैक्टली 1 था, ये क्या कहता है जी कि एक कम से कम इसके अंदर होना चाहिए। तो बिल्कुल वही है, ए बी स्टार आ गया, ए आ गया और ए बी स्टार आ गया। पहले हमने कहा था सिर्फ एक ए हो, ध्यान से देखें ज़रा, मैं इसको रिपीट करता हूँ, ए व बी है और इसके अंदर हम लिख रहे हैं, आप देखें पहले एग्जैक्टली 1A के लिए हमने क्या लिखा था, 1A के लिए हमने ये लिखा कि बी का क्लोजर ले लो, उसके बाद एक ए आ जाए और बी का क्लोजर आ जाए, ठीक है। इसमें क्या हुआ था कि एक ही ए आएगा क्योंकि इधर से भी सिर्फ बी आना है और इधर से भी सिर्फ बी आना है। अब उसने क्या कहा है, अब वो कह रहा है कि एट लीस्ट 1A, यानी एक ए हो, एटलीस्ट 1A, बाकी उससे ज़्यादा जितने मर्जी हो जाएं। तो अब सिंपली यही वाली जो है, यानी इसमें क्या पॉसिबिलिटी बन गई है, इसमें पॉसिबिलिटी बन गई है कि आपके पास एक दफ़ा तो ए आना ही आना है और एक से ज़्यादा दफ़ा भी वो आ सकते। तो हम इधर ए प्लस बी जो है ना इसका आर ले लेंगे, ठीक है। इससे क्या मुराद है, ए भी आ सकता है, बी भी आ सकता है, और इधर भी जो है वो हम ए प्लस बी का जो है ना वो क्लोजर ले लेंगे। तो ये लैंग्वेज बन गई जो कि एटलीस्ट 1 टाइम ए आएगा। अब इसी तरह पेपर में जो सवाल आता है, अगर वो कह देता है जी एटलीस्ट 1B आ जाए, समझ आ रही है, 1B, तो कहाँ पे चेंज होगी, हाँ जी, सिंपल सिर्फ और सिर्फ ये वाला जो पोर्शन है इसकी जगह जो है ना वो आपकी चेंज होके डी आ जाएगी। तो इस तरह वो थोड़ा बहुत शफल करके जो है वो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप लोग जो है ना वो इसको तैयारी करेंगे जी, देखेंगे जी, ठीक है। इसी तरह ये एग्जांपल्स आपके सामने लिखी हुई हैं जी, ये एग्जांपल्स आपने कर लेनी है जी। उसके बाद चलते हैं जी आगे। ये आपका मेरा ख्याल है लेक्चर जो था ना वो ख़त्म हो गया। उसके बाद फिर एग्जाम्पल है जी, इवन की एग्जाम्पल आपके सामने डिस्कस हुई है। इवन कौन सी लैंग्वेज होती है, लैंग्वेज ऑफ द स्ट्रिंग्स ए बी हैविंग इवन नंबर ऑफ ए एंड इवन नंबर ऑफ
बी, जिसमें इवन की तादाद में ए हो और इवन की तादाद में ही बी हो। अगर हम इसको लिखें तो इसमें क्या आएगा जी, देखें इसमें आएगा जी लैम्डा, लैम्डा के बाद डबल ए, अच्छा इवन नंबर ऑफ ए एंड इवन नंबर ऑफ बी उसने लिखा है जी। उसके बाद डबल बी आएगा, उसके बाद डबल ए और डबल बी आएगा, फिर डबल ए और डबल बी आ गया, फिर ए बी और ए बी है। तो इसमें भी आप देखें इवन नंबर में ही ए है और इवन नंबर में ही बी है जी। तो इसकी रेगुलर एक्सप्रेशन जो बनेगी, हम डबल ए और डबल बी इसको लिखेंगे ताकि एक दफ़ा तो इसने आना ही आना है, और उसके बाद ए या बी का ए बी आ सकता है या बी ए कोई भी कम्बिनेशन आ सकता है, या ए डबल ए का कोई कम्बिनेशन आ जाएगा या डबल बी का कोई भी कॉम्बिनेशन आ जाएगा, यानी डबल ए और उसके बाद ए बी। यानी सिंपल सी बात है, मतलब मुझे ये ज़्यादा जो है ना सारी पॉसिबिलिटीज़ को हमने यहाँ पे लिस्ट करना होता है। डबल ए आर डबल बी, इससे क्या मुराद है, डबल ए आएगा या डबल बी आएगा। ये मैं आपको थोड़ा सा इधर करके दिखाता हूँ तो शायद आपको जो है ना वो ज़्यादा इजीली समझ आ जाए। जब आपने लिखा डबल ए आर डबल बी, तो इससे क्या मुराद है कि या डबल ए आएगा या डबल बी आएगा, ठीक है। इस इतने हिस्से से तो ये मुराद है। तो जो स्ट्रिंग्स इससे बनेंगी वो ये होंगी, ये वाली दो स्ट्रिंग्स इसके साथ बनेंगी। अच्छा, उसके बाद आपने लिखा ए बी प्लस बी ए, इससे क्या मुराद है कि आपकी स्ट्रिंग या एक ए बी बन सकती है या बी ए बन सकती है, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद आपने क्या किया हुआ है, इन दोनों को कनकैट किया हुआ है। देखें ये भी है साथ में और साथ में आपके पास ये भी है। जब इसके साथ आप कनकैट कर देंगे, मसलन आपने ये लिखा और इसके बाद आपने लिख दिया ए बी प्लस बी ए, इस तरह करके आपने इसको लिख दिया। अब इससे क्या होगा कि यानी ए के साथ ए बी आ जाएगा, ठीक है, या बी बी के साथ जो है वो ए बी आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अब देखें ज़रा, अगर इस तरह आएगा तो बी की तादाद 3 हो जाएगी और ए की तादाद 1 हो जाएगी। ये बराबर और बैलेंस नहीं रहेंगे। और आगे बैलेंस करने के लिए आपने फिर क्या लिखा, फिर डबल ए और डबल बी को ऐड कर दिया, डबल ए प्लस डबल बी का साथ में क्लोजर ले लिया। अब इससे क्या हो रहा है जी, अब आप देखें डबल ए आ गया, फ़र्ज़ करें इसमें से साथ ही इसके ए बी आ गया, ए बी आ गया, और इधर से आपके पास जो है ना वो डबल ए या डबल बी आ गया जी। ये आपके पास जो है ना वो डबल बी आ गया जी, ठीक है। और उसके बाद आगे आपने लिख दिया ए बी और बी ए का क्लोजर आएगा, फिर इसके साथ आपने मेंशन कर दिया कि ए बी प्लस बी ए क्लोजर। तो ये लैंग्वेज हमारे पास बन जाएगी इवन की। अच्छा, अब कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस आ गई हैं जी कि हमारे पास डिफरेंस होता है R1 ए स्टार और बी स्टार जो है ये कभी भी ए प्लस बी के बराबर नहीं है। इससे मुराद है ए का क्लोजर या बी का क्लोजर, और इससे क्या मुराद है ए या बी और उसका क्लोजर। यानी इससे मुराद क्या है, ए का ए अकेला आएगा या बी आएगी, फिर उसके बाद उसका क्लोजर लिया जाएगा। जबकि इससे मुराद ये है कि ए का क्लोजर भी और बी का क्लोजर भी आप लेंगे। इक्विवेलेंट एक्सप्रेशंस भी होती हैं जी, मिसाल के तौर पे एक एक्सप्रेशन ये लिखी हुई है, ठीक हो गया, और एक ये लिखी हुई है। इन दोनों से जो लैंग्वेजेस जनरेट होंगी वो सेम होंगी। जिस तरह ऊपर हम पढ़ के आए हैं कि हमने जब एटलीस्ट 1 ए की बात की थी तो हमारे पास 2 एक्सप्रेशंस आई थी। अब आपके पास ये एक्सप्रेशन है, इसकी स्ट्रिंग्स बना के देखें जी, अकेला ए या बी और उसके बाद यानी ये बेसिकली क्या है, ऐसी लैंग्वेज है जो कि एंड हो रही है डबल ए पे या डबल बी पे। यहाँ से जो मर्जी आ जाए, लेकिन एंड कैसे कहाँ पे होगी, डबल ए पे या डबल बी पे एंड होगी। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, लैंग्वेज विच इज एंडिंग एट डबल ए आर डबल बी। अच्छा, इस लैंग्वेज को पढ़ें, इससे क्या मुराद है कि ये डबल ए हो गया, आर ये वाली ए बी प्लस डबल बी, तो इससे भी वही जनरेट होगा कि इससे ऐसी लैंग्वेज जनरेट होगी जो डबल ए पे एंड होगी या डबल बी पर एंड होगी। अब ये दोनों एक्सप्रेशन सेम लैंग्वेज जनरेट कर रही हैं, तो वी कैन से दैट R1 इज इक्वल टू R2। तो इक्विवेलेंट रेगुलर एक्सप्रेशंस हमारे पास ये कहलाती हैं। उसके बाद आ गया जी, अगर R1 इसके बराबर है और R2 इसके बराबर है तो आप इनके ऊपर ऑपरेशन कौन कौन से परफॉर्म कर सकते हैं। जब आप लिखेंगे R1 और R1 प्लस R2, तो आप सिंपली इन दोनों के दरमियान, ये प्लस से मुराद R है बेटा, ठीक है, लॉजिकल R है ये, R1 R2, तो आप इसका मतलब है ये वाली भी लिखते हैं साथ में ये वाली भी लिखते हैं। अगर आप लिखते हैं R1 R2 तो इससे मुराद है कनकैट करना यानी मिलाना। R1 R2 से मुराद ये है कि ये वाली लैंग्वेज मिल जाएगी इसके साथ, दरमियान में ऐसा नहीं होगा। और जो वर्ड बनेंगे वो क्या बनेंगे, डबल ए के साथ ए मिल गया तो ट्रिपल ए हो गया, डबल ए के साथ बी मिला तो डबल ए बी हो गया, और डबल बी के साथ जब ए मिला
तो डबल बी ए हो गया, और डबल बी के साथ जब बी मिला तो हमारे पास ये ट्रिपल डी हो गया। और उसके बाद आपने जब R1 का क्लोजर लिया तो इससे मुराद ये है आपके पास R1 चूंकि डबल ए और डबल बी थी तो इस सारे का क्लोजर भी आप ले सकते हैं जी। ठीक है जी। रेगुलर लैंग्वेजेस की डेफिनेशन क्या है? अगर एक लैंग्वेज जो है वो रेगुलर एक्सप्रेशन ने जनरेट की है तो रेगुलर एक्सप्रेशन से जनरेट की हुई लैंग्वेज जो है वो रेगुलर लैंग्वेज कहलाएगी। ठीक है जी। नोट इसमें आ गया जी कि L1 और L2 जो हैं ये R1 और R2 से एक्सप्रेस करते हैं। L1 एक लैंग्वेज है, उसको हमने R1 से डिफाइन कर लिया, L2 को हमने R2 से डिफाइन कर लिया। तो R1 प्लस R2 जो है L1 प्लस L2 के बराबर होगा, या हम इसको कहेंगे L1 यूनियन L2। क्या मतलब है कि R1 के भी सारे अल्फाज और R2 के भी सारे कॉमन जो होंगे उनको हम इकट्ठा कर लेंगे। यूनियन ऑपरेशन का आपको पता ही है, इसमें कॉमन और नॉन कॉमन दोनों के दोनों आ जाते हैं। तो ये एक इक्विवेलेंस आपको मिल गई। R1 प्लस R2 इज कैन आल्सो बी रिटन एज L1 यूनियन L2। ठीक है जी। इसी तरह हमारे पास R1 और R2 ये लैंग्वेज होती है ऑब्टेन्ड बाय प्रीफिक्सिंग, यानी इसमें कंकैटिनेट करना होता है। प्रीफिक्सिंग पहले लगा देना, L2 के जितने लफ्ज हैं उनसे पहले आप R1 के तमाम अल्फाज को लगा देंगे तो ये बन जाएगी R1 R2। और R1 क्लोजर से हमें पता है कि तमाम कॉम्बिनेशन इंक्लूडिंग द नल स्ट्रिंग जो है वो इसमें शामिल होते हैं। ठीक है जी। ये कुछ और एग्जांपल्स आपके सामने हैं, इन एग्जांपल्स को भी आपने खुद से याद करना है। और ये लेक्चर नंबर 3 और 4 जो है ये हमारा ख़त्म हो गया है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में फाइनाइट ऑटोमेटा के बारे में पढ़ेंगे। हमने फॉर्मल लैंग्वेज क्या होती है, फॉर्मल लैंग्वेजेस को डिफाइन करने के 3 तरीके थे, डेस्क्रिप्टिव वे, रिकर्सिव वे और रेगुलर एक्सप्रेशंस। इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। आपको उस बुक को PDF में डाउनलोड करके या एग्जाम्पल्स को देख के ये सोचना पड़ेगा कि रेगुलर एक्सप्रेशन डिस्क्रिप्शन से कैसे बनती है, या अगर आपको रेगुलर एक्सप्रेशन दी जाए तो उससे कौन सी लैंग्वेज जो है ना वो जनरेट होगी। जैसे मैंने अभी आपके सामने ये लैंग्वेज पढ़ी थी ना, A प्लस बी स्टार और डबल ए, तो मैंने इसको कैसे डिफाइन किया, एक ऐसी लैंग्वेज जो डबल ए पे एंड होगी या डबल बी पे एंड होगी। थैंक यू वेरी मच जी। मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा मुश्किल कॉन्सेप्ट ज़रूर था, लेकिन आपको कुछ ना कुछ अंदाज़ा इसका हुआ होगा जी।